first of all, I want to thank to UPSC Times for inviting me for this forum so that I can interact with all of you. And the thing what we want to discuss, आज हम जो भी डिस्कशन करने जा रहे हैं, इट इज़ रिगार्डिंग माई यूपीएससी प्रिपरेशन, माई यूपीएससी जर्नी. मोस्टली हम लोग तो यूपीएससी का जो मेरा प्रिपरेशन था उसके ऊपर ही फोकस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ क्वेश्चंस जो हैं जो बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, जैसे यूपीएससी टाइम उन्होंने मुझे बताया कि द स्टूडेंट्स विच आर द क्वेश्चंस मोस्टली दे हैव बीन आस्क्ड. ठीक है, तो वो जो जनरल क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं. बाद में वी विल डिस्कस सम अदर थिंग्स जो आपके क्वेश्चंस है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं. सो आई थिंक द सेशन विल कवर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो बहुत ही कॉमन और जनरल हैं. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल माय जर्नी और मेरा परिचय बहुत ब्रीफ में ये कर लेते हैं. माय नेम इज़ डॉक्टर मयूर अनिल कामले. मैं महाराष्ट्र से हूँ, बारामती से. My educational qualification, I have done MBBS from BJ Medical College. Then I have done MD in pharmacology from Lady Hardinge Medical College, दिल्ली. और जब मैं SR शिप कर रहा था इन द सफदरजंग हॉस्पिटल, वर्धमान महाविद्यालय दिल्ली से, तब आई स्टार्टेड प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी. ऑलराइट, प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड इन भोपाल एज असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स. ये मेरा दूसरा साल है. आई गॉट सिलेक्टेड इन CSE 2017, जो मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था. एंड आई द ऑफिसर ऑफ 2018 बैच, IRS बैच. ठीक है, सो 2018 में रिजल्ट आ गया एंड आई वॉज सिलेक्टेड फॉर IRS. सो दिस इज़ माई फर्स्ट पोस्टिंग ओनली, और मुझे भोपाल पोस्ट किया. आफ्टर द OGT आई हैव बीन पोस्टेड इन भोपाल. सो देर आर सम मैसेजेस. पहले हम लोग एक स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस है ना, जो बहुत ही जनरल है, वो डिस्कस कर लेते हैं. देन आई विल श्योरली कम टू योर क्वेश्चंस. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. आई थिंक इट विल हेल्प. कोचिंग के बारे में, कोचिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेल्फ स्टडी करना चाहिए या कैसे स्टडी करें. तो देखिए, कोचिंग जो है, फाउंडेशन कोर्स जिसको बोलते हैं, अब बहुत अच्छे क्लासेस भी है, बट वो कब ज़रूरत है, अगर आपको थोड़ा भी बेसिक आइडिया नहीं है या आपका कोई दोस्त या सीनियर जो आपको गाइड करे वो नहीं है, और अगर आप में डिसिप्लिन और थोड़ा बहुत मतलब आप सीरियसली नहीं कर पा रहे, या मतलब 6 महीने 7 महीने से आप पढ़ाई कर रहे हैं बट यू आर नॉट गेटिंग अ राइट ट्रैक, देन ओनली यू कैन ज्वाइन कोचिंग. कोचिंग में क्या होता है, हैंड होल्डिंग होता है. द थिंग इज़ दे विल बेसिक जो है वो कवर करेंगे, बट अल्टीमेटली आपका जो सिलेक्शन है, जो भी कोई चीज़ है, इट इज़ ऑल ऑन यू. मतलब आपको ही करना है जो भी है, तो सेल्फ स्टडी करना ही करना है. बट स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन है, ऐसी चीज़ें हैं, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग. तो मैंने कोचिंग नहीं किया था. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट गो फॉर कोचिंग. ठीक है, तो कोचिंग ही चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट मैंने कंडीशन बता दी कि आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं यूपीएससी का, और 1 साल प्रिपेयर करने के बाद 6-7 महीने के बाद आपको अभी तक कुछ मतलब उसमें आइडिया नहीं आ रहा, एंड नो गाइडेंस अवेलेबल, देन गो फॉर कोचिंग. अब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑब्वियसली ऑफलाइन इज़ गुड, बट अभी जैसे कि कोविड सिचुएशन में आपने देखा कि ऑनलाइन बहुत अच्छे से कोचिंग स्ट्रीमलाइन हो गया है. ठीक है, तो कोई जैसे कि रिमोट एरिया से है, बिहार से, महाराष्ट्र में किसी विलेज से है, सो दे कैन ऑल्सो डू कोचिंग बाय ऑनलाइन. सो यू वांट टू डू ऑनलाइन ऑफलाइन. वो बेनिफिट जो है ऑफलाइन का ये रहता है कि वो क्लास में आप जाएंगे, आपका दोस्त बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, एंड यू विल बी सीरियस थोड़ा बहुत, बट उसके बाकी की चीज़ें भी है. तो ऑनलाइन में ये है कि एक्सेसिबिलिटी विल बी ईजी. ठीक है, आप घर बैठे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके रिवाइज करके पढ़ सकते हो, बट यू हैव टू बी वेरी सिंसियर इन दैट. ठीक है, सो अगर आप कोचिंग लगाओगे तो ऑनलाइन ऑफलाइन अभी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहा, बट अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो बेनिफिट ये रहता है कि देर इज़ अ डायरेक्टली मतलब आपको गाइडेंस मिलेगा, एंड वी विल बी अंडर सम सुपरविजन. मतलब ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप बनता है तो लाइक यू आर अ सीरियस गाय, एंड आपको भी सीरियस कैंडिडेट मिल जाएंगे, तो आपका ग्रुप बनेगा, तो उसके साथ आप पढ़ाई करके इट कैन बी बेनिफिशियल. सेल्फ स्टडी, तो सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपीसी में. जो भी कुछ है, अल्टीमेटली सिलेक्शन जो है, क्योंकि क्या है कि कोचिंग भी अगर कोई जा रहा है तो देर आर थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो कोचिंग को जा रहे हैं, तो सबका तो सिलेक्शन होता नहीं. देन दिस इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू
कि सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको कभी ना कभी करना ही है यूपीसी में, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में इम्पॉर्टेंट क्या है, यू शुड बी फोकस्ड, डिसिप्लिन। देखिए ये ऐसा एग्ज़ाम है जिसको बोलते हैं हम लोग कि दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है। तो ये अगर आपको क्वालिफाई करना है तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, ऑनेस्ट, आपका 100% आपको देना ही पड़ेगा। तो सेल्फ स्टडी तभी हो पाएगा। अब सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं हम लोग यूपीएससी के लिए, ये स्टेप बाय स्टेप इसमें आ ही जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत सारे लोग ये बोलते कि पढ़ाई में मन नहीं कर रहा या कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हो याद नहीं रह रहा। देखिए पढ़ाई में मन नहीं कर रहा या मतलब इफ़ यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, तो ये जानिए कि आप कंपटीशन में है। जैसे मैंने बताया इट इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एग्जाम्स, ऑलराइट। तो अगर आप प्रॉपरली इसको पढ़ नहीं पा रहे या मतलब ये एक्सक्यूज़ दे रहे ना, क्योंकि लोगों को क्या है 8-8 घंटे 12-12 घंटे पढ़ाई काम करके भी लोग 6 घंटा और पढ़ के they are qualifying the exams. I was working in Safdarjung and I मतलब जॉब करके मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। तो देर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स लाइक दिस, ठीक है। तो आपको सिंसियर या मैंने जैसे बोला ऑनेस्ट रहना ही पड़ेगा। यू हैव टू स्टडी। याद नहीं रहना, अब याद रहने का ऐसा है कि आपको जो भी कुछ पढ़ना है उसके बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, स्ट्रैटेजीज रहती है जिसके हम लोग याद कैसे रखें। कोई भी चीज़ आप जब भी पढ़ रहे हो, यूपीएससी इतना वास्ट सिलेबस है, हर चीज़ आप अगर मतलब जो बोलते हैं ना कि मतलब उसको मगअप करो, रट्टा मार लो, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको याद रखने का सोचते हैं। मतलब आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उसको समझो, जस्ट समझो, क्योंकि क्या है प्रीलिम्स में आपको ऑप्शंस ही हैं, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको याद आ जाता है। अब जो कोई फैक्चुअल डाटा है या ऐसी चीज़ें हैं तो वो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन उसको कहीं लिख के वो मगअप करके आप ये कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में पूछा गया कि हिंदी का जो भी अपना ये या कोई भी एस्टिमेट कमेटी या हिंदी लैंग्वेज कमेटी फॉर्म होते हैं तो उसमें लोकसभा राज्यसभा में कितने मेंबर रहते हैं। तो यू हैव टू मगअप दिस थिंग्स, बट बाकी का जो भी समझने का चीज़ है वो पढ़ के हो जाता है यूपीसी में। और एक चीज़ क्या होता है कि अगर हम लोग पढ़ रहे 1 महीने पहला, 2 महीने पहला, 1 हफ्ते पहला भी कुछ चीज़ पढ़ा है यूपीसी में तो याद नहीं रहता, एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉमन थिंग। आपको सिर्फ यही याद रखना है, आपने पढ़ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया, छोड़ दो। लोग क्या करते हैं कि मैंने अभी पढ़ा है, 2-3 दिन हो गए यार, मैं तो भूल गया, अब मैं कैसे इसको ये करूँगा, फिर से वो रिवाइज करते रहते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा तो आपका पोर्शन ही कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि इतने सारी चीज़ें पढ़ने आपको, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, सो आप कैसे ये करोगे, हर चीज़ रिवाइज करते रहे तो कुछ लोग क्या करते हैं फास्ट रिवीजन करते हैं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू यू, आधे घंटे में 1 घंटे में, आई डोंट नो। तो मैंने कभी ऐसा किया नहीं। मैंने क्या कर दिया, पॉलिटी पढ़ लो, पॉलिटी का एक स्ट्रैटेजी मतलब टाइम डेज उसको दे दिए, 20-30 दिन हो गया, 80% कंप्लीट हुआ, ओके फाइन, वहाँ पे मार्क कर दिया भाई 80% हो गया। आई स्विच टू हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद ये ऐसा करके सिलेबस लगभग इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए। देन आई स्टार्टेड रिवीजन, 1 महीना 2 महीना जब रहा प्रीलिम्स को, ठीक है। तो वही किया मैंने, दैट इज़ द मोस्ट थिंग, मतलब दैट कैन आई डू। ओके, आप अपना कैपेबिलिटीज़ है उस हिसाब से ही हम लोग कर सकते हैं। तो उसको अनवांटेड अनवारंटेड हमें स्ट्रेच नहीं करना है, ठीक है। सो कैसे याद रखें, तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे याद रखने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब हम लोग डिस्कस करेंगे वी विल कम टू दिस पॉइंट, ओके। सो तीसरा चीज़ जो बहुत कॉमनली यूज आता है, टेस्ट सीरीज लगाए नहीं लगाए। देखिए अगर आप पहली बार प्रीलिम्स दे रहे हैं तो आई विल एडवाइज यू को गो फॉर एनी क्लास का टेस्ट सीरीज, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपको बहुत कुछ पता है और आप क्या कर रहे हैं प्रीलिम्स में, आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए 10 क्वेश्चंस, आपको टाइम ही नहीं मिला। मेंस में हर GS 1 2 3 4 पेपर में आपके 3-4 क्वेश्चंस ऐसे वैसे छूटते चले गए, तो आप क्या करोगे। तो उसका कोई मतलब नहीं है आपको कितना आता है कितना नहीं। मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी, यू शुड अटेम्प्ट ईच एंड एवरीथिंग, ऑलराइट। अब वो अच्छा कर रहे हो, मतलब अच्छे से अटेम्प्ट हो रहा है, एनीथिंग जो भी चीज़ है, बट गो फॉर दिस थिंग्स, ओके। सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू टेल यू कि यू शुड बी जो भी अटेम्प्ट है, जो टाइम मैनेजमेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। हम लोग प्रीलिम्स मेंस का जब भी आगे स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, विल डिस्कस अबाउट द टाइम स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज आपको आइडिया आ जाता है कि कैसे क्या ये करना है। तो दैट्स वाई प्रीलिम्स हो, फर्स्ट प्रीलिम्स गो फॉर टेस्ट सीरीज, बाद की जो प्रीलिम्स अटेम्प्ट आएंगे ना उसके लिए आप
बाहर से जो भी आपको ORN मार्केट है या कहीं भी आपके यहाँ पे जितना भी बुकलेट्स हैं वहाँ बुक शॉप्स हैं वहाँ से जो अगर कुछ क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं आप घर बैठे सॉल्व कर सकते हो। बट फॉर द फर्स्ट प्रीलिम्स टेक एन आइडिया, मतलब एक थोड़ा आपको ना एक टाइम का एक मैनेजमेंट आ जाएगा। फॉर मेंस आई हैव जॉइंड, मतलब टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था मेंस का, ठीक है। सो आई विल एडवाइज यू गो फॉर, क्योंकि मेंस में होल एंड सोल इज अबाउट द मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड आंसर राइटिंग। तो ये समझ लो इन चीज़ों को कि इस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट और ये चीज़ों के लिए तो टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो। ऐसे के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहिए क्या, तो मेरे हिसाब से अगर कोई क्लास आपको मेंस के साथ ही ऐसे के लिए भी ये कर रहा है कि टेस्ट सीरीज़ दे रहा है, तो आप 4-5 ऐसे तो आपको लिखने ही चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या आ जाता है, आपको ना एक आइडिया आ जाता है आप ऐसे कैसे लिख रहे हो, आप टाइम कैसे, क्योंकि 2 ऐसे लिखने हैं 1.5 घंटे में लिखने हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऐसे का के साथ क्या प्रॉब्लम रहता है। तो एट द पॉइंट इतना याद रखिए कि 5 ऐसे एटलीस्ट आप लिख लीजिए। तो टेस्ट सीरीज़ में जाके लिख लीजिए या घर पे लिख लीजिए और वो वहाँ पे आपको चेक कराना है। टेस्ट सीरीज़ में तो ऑब्वियसली वी विल हैव अ मेंटर, अगर रूम पे कर रहे हैं तो आपके दोस्त को और उसको बोलिए कि आप चेक करके दे दे उसको, मतलब ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए उतना। सो बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू चेक योर एसेज और एनी टेस्ट सीरीज़। देन अबाउट द MCQ सॉल्विंग, साइड बाय साइड हम लोग इसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे जब भी प्रीलिम्स और मेंस का स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द सिलेबस। यूपीसी में बोलते हैं सन के नीचे एंड अबाउट द अर्थ दे कैन आस्क एनीथिंग। तो इसका मतलब हम लोग हर चीज़ पढ़ेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ कॉमन और जनरल चीज़ें पढ़नी है। यू हैव टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स, आपको टॉप नहीं करना है प्रीलिम्स में, ठीक है। मेंस में भी आपको बहुत ही ऐसे कोर सब्जेक्ट्स है जिसको टारगेट करना है, जिसके आपका मार्क अच्छे आए। वी आर इन अ कॉम्पिटिशन। तो कंपटीशन में ये मतलब है कि आपको अगर जीतना है, मतलब यू वांट टू बी सक्सेसफुल, तो आपको मार्क्स एक दूसरे से अच्छे लाने हैं, ठीक है। 100% ही लाने हैं, 90% ही लाने हैं, ऐसा करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट मतलब कॉट इन ऑल दिस मेस, ठीक है। सो इतना याद रखिए, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो प्री एंड मेंस का एक सिलेबस यूपीसी का आपको ऑनलाइन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो क्या सिलेबस है ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए, या मैंने क्या कर दिया था अब याद तो रहता नहीं, तो उसका मैंने जेरोक्स निकाल के स्टार्टिंग डेज में मेरे डेस्क पे रख दिया था और आई हैव टू चेक ओके हिस्ट्री में क्या क्या है प्रीलिम्स में, अच्छा ये है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ते जाता था। तो आपको स्टार्टिंग में तो थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, बट आफ्टरवर्ड्स यू विल बी वेरी वर्स विद इट। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रीलिम्स में हिस्ट्री सपोज, तो मेंस का जो है वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ये चीज़ें प्रीलिम्स में नहीं पूछते। तो अगर मैं प्रीलिम्स का अगर पढ़ाई कर रहा हूँ तो आई विल नॉट स्टडी दिस थिंग्स, ठीक है। तो मेरा टाइम मतलब मतलब प्रीलिम्स का टाइम मैं क्यों ख़राब करूँगा। अब ज्योग्राफी में पढ़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स के ज्योग्राफी और मेंस, तो मेंस का ज्योग्राफी में क्या होता है, प्रीलिम्स का ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड का जो भी ज्योग्राफी है प्लस रिसोर्सेस ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ें मैं प्रीलिम्स के बाद पढ़ लेता हूँ, राइट। सो दिस इज़ हाउ द सिलेबस हेल्प्स। अब इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये जो चीज़ें हैं जो बहुत डिटेल में जो है वो GS3 में पूछी जाती हैं। इथिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हम बाद में सब डिस्कस करेंगे इसमें। सो ये जो चीज़ है इथिक्स का, तो इट इज़ आस्क्ड इन मेंस। तो प्रीलिम्स का अगर मैं पढ़ रहा हूँ 3-4 महीने हैं, वाई शुड आई विल गो फॉर दैट, आई विल नेवर गो फॉर दैट, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यूपीएससी का इतना वास्ट सिलेबस है, इट इज़ लाइक अ सी, और हम लोग यहाँ वहाँ वॉन्डर हो सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए, वी आर टू बी, परीक्षार्थी और विद्यार्थी में यही फ़र्क है ना कि विद्यार्थी क्या है, पढ़ता जाता है हर चीज़, आपको परीक्षार्थी होना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसी के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। सो यहाँ पढ़ाई करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली पढ़ाई करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलराइट। सो सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिए। अब सिलेबस के साथ साथ आप जब भी मेंस के लिए पढ़ोगे ना, ये भी बहुत चीज़ देखिए, मतलब आई यूज़ टू चेक फॉर द पेपर्स, जो भी पेपर्स रहते हैं इनके स्टूडेंट्स के मेंस के और इसके, आई यूज़ टू चेक देम। तो उसमें क्या करते हैं, इलूसिडेट, ठीक है, डिस्क्राइब, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज, ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं मेंस में। तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट इन मेंस राइटिंग, बट इसका मतलब होना चाहिए, क्रिटिकल एनालाइज और बाकी के इसमें क्या फ़र्क है पता होना चाहिए। सो डोंट बी फॉलोड बाय ऐसे कि एकदम से आप, मतलब जो भी कुछ क्वेश्चन है उसको समझ के ही आपको आंसर करना है। तो स्पेसिफिसिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीसी में, ओके।
सो दिस इज अबाउट द सिलेबस. टाइम टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. टाइम टेबल डिसिप्लिन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. क्योंकि क्या हो जाता है, लोग क्या करते हैं, बोलते हैं हाँ मैंने पॉलिटी पढ़ना शुरू कर दिया. सो 1 महीना पढ़ते हैं, 2 महीना पढ़ते हैं, 3-4 महीना पॉलिटी ही पढ़ते रहते हैं. तो ऐसे तो आप क्या ही प्रिपेयर करोगे. फिर आपको इकोनॉमी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जोग्राफी पढ़ना है, इन्वायरमेंट पढ़ना है. ठीक है, हाउ कैन यू डू दैट. तो आपको खुद एक डेज डिसाइड करना है. तो मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई 30 दिनों में, 20 से 30 दिनों में पॉलिटी पढ़ के होना चाहिए. अगर नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा, 20-30 दिनों बाद जितना भी पॉलिटी है वो लिख दिया कि भाई यहाँ तक मैंने पढ़ा है, 18 चैप्टर्स पढ़े हैं, बाकी के मैं छोड़ के अब आई विल टेक हिस्ट्री. हिस्ट्री के मैं 15 दिनों में मुझे कंप्लीट करना है सारा कुछ. जैसे भी फास्ट पढ़ के यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया. आई विल मार्क इन द हिस्ट्री और कहीं नोट्स पे कि भाई मैंने इतने डेट को इतना इतना पढ़ा. आई विल गो फॉर जोग्राफी. तो ऐसे ही मेरा बाकी का सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा. तो 100% कोई भी सब्जेक्ट पूरा नहीं होता. टाइमलाइन किसी का भी फॉलो नहीं होता. अगर कोई बोल रहा है नहीं नहीं मैंने तो 20 दिन में ही ख़त्म कर दिया, एंड जो रिवाइज कर रहे हैं, जिनका अच्छे से पढ़ाई है, वो बोले ठीक है. बट आप जब फर्स्ट पढ़ रहे हो, देन दिस कैन बी द इशू, और उसको आप एक्सेप्ट कीजिए. ठीक है, तो एक टाइम दे दीजिए, उस हिसाब से आप कीजिए. तो फर्स्ट अटेम्प्ट आप दे रहे हो प्रीलिम्स के लिए, तो 6 to 8 months दे आर नीडेड. सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट जो है वो आप फिर आपके हिसाब से आपको आइडिया आ जाता है. तो आप 3 महीने में कर सकते हो, 4 महीने में भी पढ़ सकते हो, कुछ कुछ 2 महीने में करते हैं. ठीक है, तो अपने हिसाब से है वो. तो अगर इस साल मतलब कैसे मैनेज करना है हर किसी चीज़ का, अगर कोई अभी प्रिपेयर करना चाहता है यूपीएससी का स्टार्ट का, फर्स्ट टाइम सपोज दे रहा है यूपीएससी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए, तो क्या करेंगे, अभी अभी मेंस के लिए पढ़ेंगे दिसंबर तक. दिसंबर से स्टार्ट करके जनवरी, फरवरी, जून तक जब भी एग्ज़ाम होगा, ओनली होल एंड सोल वी विल प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स. तो अभी मैं प्रिपेयर करूंगा तो आई विल टारगेट सबसे इंपॉर्टेंट 2 सब्जेक्ट्स है मेंस के लिए, एथिक्स जो GS4 है, एंड द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन द यूपीएससी, योर ऑप्शनल. ठीक है, तो ऑप्शनल एंड मेंस एथिक्स का जैसे हो गया, देन वी विल गो फॉर अदर सब्जेक्ट्स जो है मेंस में है और प्रीलिम्स में नहीं है. जैसे कि वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. अब इसके ऊपर कोई पूछता नहीं, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन आए नहीं, तो इसके लिए एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वी विल डिस्कस अबाउट द एनालिसिस. तो ये चीज़ें हैं, तो ये ज़रूर जान लीजिए कि उस हिसाब से आपको टाइम टेबल फॉर्म करना है. तो कितना मंथ्स फर्स्ट प्रिपरेशन है, तो 6 to 8 months तो जाएंगे ही जाएंगे. कुछ लोग पूछते हैं कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कितना आवर्स. देखिए इसका कोई यूपीएससी में ना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, कि ऐसा कुछ लिखित लॉ नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा. ठीक है, कुछ कुछ लोग, अब आई डोंट मीन कि उनको मैं ये कर रहा हूँ, बट 14-15 घंटे अगर कोई पढ़ रहा है, कितने सालों से पढ़ रहा है, सिलेक्शन नहीं होगा. तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि अगर इतना घंटे पढ़ ही लो, इतने साल पढ़ लो तो आपका यूपीएससी सिलेक्शन हो ही जाएगा. तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब क्या चीज़ है जो डिफरेंस बनाती है, आप कैसे पढ़ रहे हो, आप उसको कैसे रिटेन कर रहे हो, और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यूपीएससी, हाउ यू रिप्रेजेंट इट. और मेंस बोलते हैं ना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया और उसको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आए, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिप्रेजेंटेशन. आप जो लिख रहे हो, पेपर कैसे लिख रहे हो, डायग्राम्स ये कर रहे हो, प्रॉपर फॉर्मेट में लिख रहे हो क्या, हैंड राइटिंग ओके ओके चाहिए, ऐसा नहीं है बहुत सुंदर चाहिए, बहुत सुंदर होगा तो अच्छा ही होगा, बट एटलीस्ट समझने लायक हो. तो ऐसी चीज़ें मायने रखती है. सो एटलीस्ट 6 hours to 8 hours पढ़ लो आप. अगर आप 14 घंटा पढ़ रहे हो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है. ठीक है, राउंड द क्लॉक 24/7 आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, एक साल पूरा ही पढ़ लिया, दैट इज़ वेरी वेरी गुड थिंग. बट थिंग इज़ अच्छे से पढ़ो, समझ के पढ़ो. तो 14 घंटा पढ़ रहे हैं बट उसका कुछ आउटपुट नहीं है, तो ऐसे पढ़ाई का कुछ मतलब नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स हो जाते हैं फिर. ऑलराइट, सो दिस इज़ अबाउट द हाउ मच यू शुड स्टडी. मेंस के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेंस के लिए तो अगर आप अगले साल के लिए पढ़ रहे हो तो प्रीलिम्स तक तो बाद आप मेंस के लिए फिर से पढ़ते हो, बट एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत आपका ऑप्शनल रिवाइज हो जाए, इथिक्स रिवाइज हो जाए, तो इस हिसाब से अभी आप पढ़ लो मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए, एंड देन यू कैन थोड़ा जब आपका स्टडी हो जाता है देन यू कैन स्टडी आफ्टर द प्रीलिम्स. ऑलराइट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स के बाद ही मेंस के लिए आपने पढ़ाई शुरू कर दी, फिर 4 महीने में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीज़ें कवर करना. तो अभी के लिए, सो दिस इज़ हाउ, अभी सितंबर चलेगा तो सितंबर से लेकर दिसंबर तक आई विल स्टडी समथिंग फ्रॉम द मेंस, जिसका मतलब आगे जाके अगले ईयर में मैं उसको बैकअप कर सकूँ. ठीक है, अबाउट द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स एंड करंट अफेयर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. देखिए न्यूज़पेपर में आई डोंट नो अबाउट द हिंदी मोस्टली, बट थिंग इज़ कि हिंदी में इंग्लिश में जो है तो द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, ये 2 न्यूज़पेपर है, ये आपको टारगेट करना है.
मैंने तो द हिंदू पढ़ा था। फोरम आईएस करके एक साइट है, उसमें 7 PM एंड 9 PM ये दो ब्लॉग्स आते हैं उनके, ठीक है। तो मैं क्या गाइड करूँगा, जो भी मुझे लोग पूछते, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं इसमें, जूनियर्स पूछते हैं, तो मैं क्या बोलता हूँ उनको कि आप द हिंदू सुबह खरीद लो। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 7 PM आज जो आएगा और 9 PM आ जाएगा, तो 9 PM में पूरा ब्रीफ सिनॉप्सिस आ जाता है। तो हम उसमें क्या करते हैं कि यू जस्ट सी विच आर द टॉपिक्स उसमें हाईलाइट किए गए हैं, और वो आप मार्क करोगे न्यूज़पेपर में, ठीक है। तो न्यूज़पेपर में जो भी कुछ है वो उसको आप मार्क करोगे। न्यूज़पेपर में मार्क करने के बाद आपको आइडिया आ जाएगा 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, कि आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने, ठीक है। सो यू विल बी वेरी वेरी मतलब स्टार्टिंग में तो आप कंफ्यूज रहोगे, बाद में बट वी विल बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। तो क्या करेंगे, आज का फोरम आयस या कोई भी ले, आई डोंट नो, क्योंकि मैंने बाकी के कोई पढ़ा नहीं था, यही पढ़ा था फोरम आयस का सिनॉप्सिस का। तो कोई भी विजन का होगा या आईएस पार्लियामेंट का होगा, वाजीराम का होगा, कोई भी है, सो यू कैन टेक दैट। और वो देखने के बाद आप उसको अंडरलाइन करो न्यूज़पेपर को, ये आज 9 PM के इसमें ब्रीफ में ये कवर किया है, यू जस्ट अंडरलाइन दैट एंड यू स्टार्ट टू स्टडी। तो अगर 1-2 हफ्ते आप ऐसे करोगे, देन यू विल बी वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट न्यूज़पेपर रीडिंग। और न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि होलिस्टिक अप्रोच देता है। ये आपको आंसर राइटिंग में भी मदद करेगा, प्रिलिम्स में तो करेगा ही करेगा, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प इन योर एसेज, ठीक है। सो ये हो गया न्यूज़पेपर का। फिर कोई भी एक न्यूज़पेपर आप टारगेट करना, ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या करते, इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टाइम्स, ये भी चीज़ें पढ़ेंगे, नहीं, ये बाद में कवर नहीं होता। सो अनलेस आपको न्यूज़ रीडिंग बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत फास्ट पढ़ते हो, आपके पास बहुत टाइम है, गो फॉर अदर न्यूज़पेपर ऑल्सो। लोग इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ते थे, दो चीज़ें, तो मैं सिर्फ एक ही न्यूज़पेपर बोलूँगा, तो द हिंदू पढ़ो, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, दोनों में से कुछ भी पढ़ लो, इट इज़ मोर देन सफिशियंट। और द मैगजीन्स, पहले ऐसा होता था कि कुरुक्षेत्र है, योजना है, ये लोग पढ़ते रहते थे। तो अभी इतना समझ लो कि करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं तो जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस हैं, प्रोग्राम्स है, वो कवर अप हो जाते हैं। उसके लिए आपको योजना कुरुक्षेत्र पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, मैंने पढ़े नहीं थे, मुझे एडवाइस किया गया था, बट सो इफ़ यू हैव अ टाइम देन गो फॉर दैट, डेफिनेटली इट विल हेल्प, क्योंकि वो अच्छा सोर्स है, ऐसे में या कहीं ना कहीं तो यूज़ हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, ठीक है, मैंने नहीं पढ़े थे। एंड दूसरा चीज़ ये आता है, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, बजट हो गया, ये जो चीज़ें हैं, तो अगर आपको ये करना है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट हो गया, तो ये जो है इंडिया योर बुक है, तो ये बड़ा सा बड़ा बुक लेके आप उसको ये नहीं करना है कि वो पढ़ते रहे, उसके नोट्स निकाले। मेरे को जो कुछ बैचमेट्स थे, सम ऑफ द पीपल दे यूज टू मेक नोट्स फ्रॉम दैट इंडिया योर बुक, और इतना बड़ा बुक है वो। तो मेक इट सिंपल, आप उसका ब्रीफ पढ़िए, विजन का आ जाएगा या किसी भी क्लास का आ जाएगा, आपका ब्रीफ मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो उसका जब ब्रीफ पढ़िए, उसके साथ आप क्या कर सकते हो, उसके मॉड्यूल क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो मॉड्यूल क्वेश्चंस है, आप वो भी पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मॉड्यूल क्वेश्चंस है, वो आपको वो भी पढ़ने हैं। अब मॉड्यूल क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो उसमें क्या आ जाता है, सारा कवरअप हो जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट, उसका क्वेश्चन पेपर है, तो वो क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो होलिस्टिक सारा कवर कर देगा। तो आप ब्रीफ पर भी पढ़ लिया आपने, इंडिया ईयर बुक का, इकोनॉमिक सर्वे का, बजट का, प्लस उसके जो मॉड्यूल क्वेश्चन पेपर्स है मार्केट में, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर, 2-3 क्वेश्चन पेपर हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सेट है, बजट के ऊपर, तो उसका आपका बहुत ज़्यादा कवर हो जाएगा। उसके लिए इतने बड़े बुक्स बरसने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो ये हो गया इसके मैगजीन्स के बारे में। करंट अफेयर्स बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसको आप कॉम्प्लिकेट मत कीजिए। किसी भी क्लास के जो करंट अफेयर्स हैं वो आप टारगेट कीजिए। मैं विजन का पढ़ता था, तो आई विल टेल यू अबाउट द विजन, बट बाकी के जो क्लासेस हैं, आईएएस पार्लियामेंट हो गया या जो भी कुछ मार्केट में किसी भी क्लास का आ रहा है, इट इज़ मोर देन सब, मतलब अभी सभी क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एज है सबके पास, तो वो जो मटेरियल है, रेडीमेड मटेरियल, वही आप लीजिए। कुछ लोग पहले, बहुत पहले ऐसा करते कि न्यूज़पेपर में से नोट्स निकालते रहते थे, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी नाउ, अभी ये आउटडेटेड हो गया चीज़, ठीक है। तो न्यूज़पेपर से तो नोट्स निकालना तो छोड़ ही दीजिए। अब कुछ बहुत अच्छा फ्रेज मिला है आपको या कुछ बहुत अच्छा डाटा मिला है, वो आपको कोट करना है कहीं पे भी, देन यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट एंड उसको आप रिटेन कर सकते हैं। फॉर करंट अफेयर्स मैंने जैसे बताया, तो मैं क्या करता, मंथली पढ़ता था, और बाद में फिर क्या हो जाता है, बट पीटी 365 और मेंस 365 ये चीज़ें आती है, मैं उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया हूँ बाद में। बट मेरा पहला जो मैं बोलने का ये है, पीटी 365 का फ़ायदा और नुकसान, ठीक है।
उसका ये है कि बहुत लेट आता है। अब 2 महीने में आपको सारा रिवाइज करके प्रीलिम्स देना है, ठीक है। तो दैट इज़ अ मेन प्रॉब्लम। बट उसका फ़ायदा ये है कि सारा कुछ उसने ना ब्रीफ में दिया है। दिसंबर, जनवरी या फरवरी, इसमें सपोज अफगानिस्तान इशू चल रहा है तो इसमें सारा दिसंबर में क्या हुआ वो दिसंबर के इसमें आ जाएगा, जनवरी में क्या हुआ वो आ जाएगा, फरवरी में वो आ जाएगा। तो हमें डिटेल में हर चीज़ इशू उसमें मिलेगा मंथली इसके, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स में। बट यही PT 365 में क्या होगा, बहुत ब्रीफ में दिया होता है भाई, दिसंबर में एक्शनेबल क्या हुआ या इंपॉर्टेंट क्या, वही सारा क्रिस्प आपको PT 365 में बहुत कम इसमें मिलेगा। वो ये उसका फ़ायदा है। बट नुकसान क्या है, बहुत लेट आएगा, ठीक है। मेंस 365 वो तो मैंने करंट अफेयर्स के लिए वही पढ़ा था, मोर देन इनफ। आपको टाइम नहीं मिलता हर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ने को, GS 1 2 3 को, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है यू हैव टू डेडिकेट फॉर द ऑप्शनल्स और उसके लिए इथिक्स के लिए, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स। अबाउट द एनसीईआरटी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक आप पढ़ सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम है तो जो मतलब जिन्होंने यूजीसी स्टार्ट किया है प्रिपरेशन, या बहुत अब 2-3 साल है प्रिपेयर करने को, देन यू कैन, बिकॉज इट गिव्स अ बेसिक आइडिया। और इसके लिए आपका प्रीलिम्स, मेंस, उसके लिए एक बेसिक अच्छा हो जाता है। बट अभी ऐसे कि इतने अच्छे अच्छे बुक्स अवेलेबल है, सो यू डोंट नीड एनी स्पेशल एनसीईआरटी ऑन अदर थिंग्स, ओके। सो बट एनसीईआरटी इज़ रियली बेनिफिशियल। अब एनसीईआरटी जैसे कि ज्योग्राफी का एनसीईआरटी है 11-12 का, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी उसी से कवर होता है, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी। वही तमिलनाडु का जो एनसीईआरटी है, सो फॉर द हिस्ट्री, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है कल्चर के लिए, ऑलराइट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी है। सो बुक लिस्ट का जो भी लिस्ट है, ये बहुत बड़ा लिस्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने बहुत कम ही पढ़ा है वैसे, बट जो भी मॉडर्नाइज चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। जैसे कि हमारे वक्त अगर आप इकोनॉमिक्स बोले तो श्री राम के इकोनॉमिक्स के नोट्स बहुत अच्छे थे। बट अभी का जो मैं से बात होता है, लोग बोलते हैं कि ब्रीफ में हम लोग शंकर गणेश करके इकोनॉमिक्स का है वो भी अच्छा है करके सर। तो अभी ये चेंज हो गया। तो अभी कौन सा अपडेटेड अच्छा ब्रीफ कंप्लीट अगर आपको कुछ मटेरियल मिल रहा है तो आप वो यूज़ कीजिए। सो बुक लिस्ट जो है, कोई भी मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी मेरा आईडी है उस पर आप उस पर मुझे पूछ लीजिएगा, आई विल फॉरवर्ड यू द बुक लिस्ट जो मैंने पढ़ी है। बट दैट इज़ वेरी शॉर्ट बुक लिस्ट, क्योंकि मैंने बहुत कम पढ़ा था, मेरे पास टाइम बहुत कम था पढ़ने के लिए। बट द थिंग इज़ यू कैन मेड, मतलब आपको जैसे ही पढ़ते जाते हो ना, 8 महीने बाद, 1 साल बाद आपको आइडिया आ जाता है, ठीक है। सो ये हो गया अबाउट द एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी बेसिक जो है वो आपको पढ़ना ही है। जैसे कि मैंने बताया आपको हिस्ट्री के लिए 11 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के लिए, एंड 11-12 जो जोग्राफी है वो प्रीलिम्स और मेंस ऑफ द जोग्राफी। अब बाकी के एनसीईआरटी आपके पास टाइम है तो पढ़ना है तो पढ़ो, बट आई विल एडवाइज यू, बाकी कवर हो जाता है। देन अबाउट द नोट्स का भी मैंने सिर्फ अपने ऑप्शनल के लिए नोट्स बनाए थे। बाकी का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो मुझे ऐसे ही नोट्स मिले थे, मैं उसी में ऐड ऑन करता जाता। तो आई विल एडवाइज यू टू मेक ऐड ऑन नोट्स। जो भी अच्छे नोट्स हैं वो नोट्स ले लो। आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो यू कैन मेक ऐड ऑन नोट्स देयर, ठीक है। सो ये हो गया नोट्स का। बुक्स का यू कैन आस्क मी एंड आई विल सेंड यू द लिस्ट, बुक लिस्ट जो भी कुछ आपको पढ़ना है। नेट पे, यूट्यूब पे आपको अपडेटेड बुक लिस्ट मिल ही जाएगा। इट इज़ वेरी मच कॉमन थिंग, आपको मिल ही जाएगा उसमें। सो कमिंग टू द प्रीलिम का स्ट्रैटेजी मैंने बताया आपको। फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो तो 6 to 8 मंथ्स चाहिए। नेक्स्ट अटेम्प्ट में आप 6 to मतलब 2 महीना 3 महीना, उस हिसाब से आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप उसको टैकल कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये है कि व्हाट अबाउट द मोस्ट कोर इम्पॉर्टेंट जो है उसमें है कोर मतलब क्या है, हिस्ट्री में आपको कल्चर पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम अगर मिल रहा है तो मॉडर्न एंड एंशियंट हिस्ट्री आप पढ़ सकते हो। सिंगानिया अच्छा बुक है, बट डॉट टू डॉट आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जोग्राफी इज़ अ कोर, हिस्ट्री का बता दिया मैंने। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। इकोनॉमिक्स आप शंकर आयस पढ़ लो, या ये पढ़ सकते हो शंकर गणेश, वो भी पढ़ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। अगर कोई अच्छा मटेरियल तो आप वो भी पढ़ सकते हो। इन्वायरमेंट का शंकर आयस का जो इन्वायरमेंट है वो आप पढ़ सकते हो, अच्छा बुक है। लेकिन उसमें जो मेन जो एस्पेक्ट है वो क्या है कि जो अकॉर्ड्स हुए, कौन से एक्ट्स हैं, या इंडेंजर स्पीसीज और ये कौन से है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, तो वो देख लो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीलिम जब भी आप पढ़ रहे हो, मेन जब भी आप पढ़ रहे हो, ट्राई टू एनालाइज द थिंग्स। अब एनालाइज मैं खुद करूँगा तो कैसे पढ़ा, मतलब वी आर नॉट इन एक्सपर्ट इन दैट।
तो उसके लिए मैं क्या करता था, मृणाल सर का एक साइट आता है, उसमें क्या करते हैं, हाउ टू रीड पॉलिटी, ऐसा आप डाल दो प्रीलिम्स के लिए, तो उसमें ना उन्होंने बताया कैसे पढ़ना है। अब मैं स्टार्टिंग में जब पॉलिटी पढ़ा तो चैप्टर 1 से लेके जितने भी चैप्टर है लास्ट तक वो पढ़ता गया, माई आउटपुट वॉज वेरी मिनिमल, ठीक है। बट जब ये मैंने बोला चलो थोड़ा ट्राई कर लेते हैं ऑनलाइन, अगर कुछ मिलता है कैसे पढ़ना है क्या है, तो मुझे ये साइट मिल गया। तो उन्होंने हर सब्जेक्ट का दिया है, पॉलिटी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें उन्होंने क्या दिया है, पहले प्राइम मिनिस्टर पढ़ना है तो प्राइम मिनिस्टर का सीधा चीफ मिनिस्टर पढ़ो, तो आपको ना डिमार्केशन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, आप कैसे मतलब उसमें ये समझ में आता है कि कौन सा डिफरेंसेस है और क्या सिमिलरिटीज़ है, तो ये बहुत हाईलाइट हो जाता है। मेंस में यही क्वेश्चन पूछते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर इनमें डिफरेंस क्या है, या पावर कैसे क्या है, इमरजेंसी प्रोविजंस क्या है, तो उन्होंने ऐसे दिया है, पहले प्रेसिडेंट पढ़ो, सीधा इमरजेंसी प्रोविजन पढ़ो, फिर उसके बाद सीधा गवर्नर पढ़ो। तो अगर मैं टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ता जाऊंगा तो इट विल बी वेरी नॉट दैट इफिशिएंट। ओके, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ा इंपॉर्टेंट नहीं। तो मुझे ऑनलाइन वैसे पता चला। तो आप क्या कर सकते हो, जब भी पढ़ रहे हो तो ऐसा कुछ ऑनलाइन बिल्कुल सर्व करना, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हाउ टू रीड हिस्ट्री, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको ना, ये लोग एक्सपर्ट लोग हैं तो इन्होंने पूरा टाइम दिया है यहाँ पे, सो उनका जो इनपुट आपको मिलेगा, डायरेक्ट इनपुट बोलते हैं, ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर लीजिए। ये मार्केट में है तो कोई ना कोई आपका दोस्त है कोई, तो आपका दोस्त, मुझे मेरा जूनियर बताएगा, अरे सर पहले एमसीक्यू का बुक आता है पॉलिटी लक्ष्मीकांत का, वो पहले देख लो, उसमें से आपको एमसीक्यू आप जैसे देखोगे, फंडामेंटल राइट्स सपोज मुझे पढ़ना है, तो पॉलिटी लक्ष्मीकांत एमसीक्यू का बुक आता है, उसमें फंडामेंटल राइट्स के एमसीक्यू मैंने देख लिए, जस्ट देख लिए, और उसके बाद सीधा मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिया पॉलिटी से, तो मुझे समझ में आता है कि उसमें किसके ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड नो, यू एनालाइज, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको पहले ना ऐसा कुछ देखो, मटेरियल ऐसा कुछ अवेलेबल, मतलब उसकी रिगार्डिंग कुछ ऐसा अवेलेबल है क्या, देन ओनली यू स्टार्ट टू स्टडी, जिससे आपका वो एकदम स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, डायरेक्टेड हो जाएगा पढ़ाई। उसके बाद जो है अबाउट द मेक अ वॉल, मेक अ वॉल मतलब मैंने क्या किया था, जो भी फैक्चुअल डाटा है ना वो ऐसा लिखे, मैंने उसको वॉल पे ऐसे ये किया था, पूरा पेस्ट किया था, ठीक है। तो जैसे कि अब मैंने बोल दिया था जैसे स्टार्टिंग में कि लोकसभा कमेटी है, बहुत अलग कमेटी, एस्टिमेट कमेटी में इतने मेंबर्स, यहाँ राज्यसभा से लोकसभा से ऐसे, तो ऐसी चीज़ें आप कैसे याद रखोगे, आज पढ़ लिया कल भूल जाओगे, और यूपीसी एग्जाम में ऐसा पूछा है। तो मैं क्या करता था, पॉलिटी पढ़ रहा हूँ तो ऐसे चिट्स बना के उसमें ऐसा लिखता था फैक्चुअल डाटा, एंड वो सारा चिट्स जैसे बन गया तो उसको मैं वॉल पे ना ऐसे चिपका देता था। तो जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ तो रूम पे आ गया, 5-10 मिनट के लिए मैंने वो चिट्स देख लिए, आज पढ़ लिया, कुछ दिनों बाद दूसरे चिट्स देख लिए, कल दूसरा चिट पढ़ लिया, कुछ ऐसे। तो वैसे वैसे पढ़ते जाते हो ना, अब सोने से पहले 5-10 मिनट के लिए ऐसा कुछ वॉल पे जो लिखा है वो मैं पढ़ता जाऊंगा, तो जो है ना ये अपने आप मगअप हो जाता है, आप याद रख सकते हो ये चीज़ें, ठीक है। उसके लिए सेपरेट, अगर आप बुक में लिख के रख रहे हो तो बाद में आपको बुक निकालना, याद रखना, ये चीज़ें ना थोड़ा मतलब आउट ऑफ द टाइम हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। वही आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, जैसे कि मैप्स, मैप्स में क्या करूँगा, जाऊँगा मार्केट में, वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैप्स ले लूँगा, उसको मैं वॉल पे चिपका दिया, फिर मैं जैसे ही खाने के लिए आ गया 10-15 मिनट में मैप रीडिंग करूँगा, ओके अभी सीरिया, अभी अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा इसमें चल रहा है, न्यूज़ में चल रहा है, तो आई विल सी द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान, ओके ऐसे है, ये सी नज़दीक है, इंडिया के साथ बॉर्डर है या नहीं, कौन से स्टेट के साथ है, कौन से नेशंस के साथ, क्योंकि यही पेपर्स देखते हैं। तो इसलिए आपको एनालिसिस में अपना कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 3-4 साल पहले, 3-5 साल तक यूपीसी प्रीलिम्स में क्या पूछा है, मेंस में क्या पूछा है, तो यू विल गेट एन आइडिया यूपीसी पेपर कैसे होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से, तो साउथ चाइना सी उस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 1-2 साल पहले, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं। तो आप मैप में देखोगे ओके साउथ चाइना सी है, कौन से कंट्रीज इन्वॉल्व है, कौन सा एक्सेसिबल है, ठीक है, स्टेट ऑफ मलाक्का, और मतलब ये सारी चीज़ें, तो ये आपको ना जो करंट में, तो अगर मैप अगर वॉल पे रखा है तो दैट विल बी हेल्प। पॉलिटी का ऐसा ही चार्ट है, मैंने जो है वो ऐसे ही चिपका दिया यहाँ पे वॉल पे, और मैं उसमें कभी कभी ये पढ़ता था, ओके कॉन्स्टिट्यूशन से ये चीज़ें, आयरिश इससे लगी है, अमेरिकन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, यूके कॉन्स्टिट्यूशन से ये पार्ट आया है, ठीक है, ये आर्टिकल मीन्स दिस, 1-2-3 आर्टिकल का मतलब क्या है, ये सारा कुछ है ना। तो टाइम बाय टाइम मैं इसको रिवाइज करता जाता था, तो ये सारा दिमाग में आ गया। प्रीलिम्स तक पढ़ना है, प्रीलिम्स के बाद फिर मैंने उसको देखना बंद कर दिया, मेंस में कोई ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं पूछता करके। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर द थिंग्स, आपको ऐसे तरीके ढूंढने होंगे, डिस्कशन कर लो, दोस्तों के साथ डिस्कशन कर लो, ग्रुप डिस्कशन कर लो। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक डिस्कशन पॉसिबल।
ओके, सो प्रीलिम्स, फिर उसके बाद है एग्ज़ाम। एग्ज़ाम जब भी आप ये करते हो तो एग्ज़ाम में ज़रूर याद रखिए टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रीलिम्स के लिए। ओके, तो उस हिसाब से आपको उसको ये करना है। जैसे कि आपने क्या कर दिया, अपने क्वेश्चन पेपर जब भी ये करते हो तो कोई भी एक श्योर शॉट याद रख लो, 3 या 4 ऑप्शंस आप कभी भी 3 या 4 ऑप्शंस के मतलब 100 क्वेश्चंस के सब आपको ऑप्शंस पता होंगे, ऐसा कभी नहीं होगा यूपीसी में। ठीक है, तो जो लोग बोल के आते हैं ना श्योर शॉट, हाँ मैं 60 मार्क करके आया या 70 क्वेश्चंस आई वॉज वेरी श्योर, ये बहुत ही कम मतलब चांसेस है, क्योंकि क्या है कुछ क्वेश्चन यूपीसी इज़ ऑल्सो नॉट श्योर अबाउट देयर आंसर्स। तो हमें क्या करना है, इतना याद रखिए यूपीसी में मिनिमम आप जितना मार्क कर रहे हो तो 80 तो मिनिमम मार्क कर ही दीजिए। 80-85 मैं मार्क करता था, कुछ लोग 90 करते हैं, कुछ 100 भी करते हैं, सो डिपेंड्स 100 जिसको करना है, ये नेगेटिव मार्किंग भी है, बट एटलीस्ट 80-85 रखिए, क्योंकि प्रीलिम्स में गेस पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि क्या है कि गेस मतलब दिस इज हाउ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसा हो जाता है कि 2 ऑप्शंस आप बुक में से होते हैं, 2 ऑप्शंस कहीं और से ही होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसमें आप क्या करोगे, छोड़ दोगे क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आपको वही करना है, तो गेस जो पावर है आपको बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ा सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्विंग। एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें, अब जब भी आपको ये करना है पूरा 3 घंटा एमसीक्यू आप पेपर सॉल्व करते रहेंगे क्या, नहीं। मैं क्या करता था, अब सपोज मुझे 9 बजे खाना जाना है तो मैं 8:30 बजे एमसीक्यू का कोई भी ऐसे बुकलेट है वो ले लेता। ओके हाँ, 30 मिनट में मेरे 25 एमसीक्यू, टाइम मैनेजमेंट मैंने बताया। ठीक है, तो 30 मिनट में आपके 25 या 25 मिनट्स में 30 एमसीक्यू होने चाहिए, तो 25 मिनट्स में 30 एमसीक्यू मैंने पूरा कवर कर दिया। ठीक है, तो मैं खाने से पहले वो लेके आया, मतलब एमसीक्यू चेक सॉल्व कर दिया मैंने। खाना खाने के बाद आके मैं जस्ट चेक लिया, ओके हाँ ये गलत हो गया, ये सही हो गया, कैसे कैसे क्या है, जल्दी भी हो गया, मैं बोर भी नहीं हुआ, पूरा 3 घंटा 2 घंटा उसमें यूज़ करके, एंड मेरा वर्क भी कंप्लीट हो गया। अब मुझे जो एमसीक्यूज़ या जो आंसर्स नहीं आ रहे थे, सो दिस इज़ नॉट एन एग्ज़ाम, सो मैं उसमें गेस करके ये करता था, ओके गेस पावर बढ़ा दो, तो उसमें कैसे कर सकते हैं, इसका भी आपको नेट पे मिल जाएगा, हाउ टू गेस द राइट आंसर्स। तो उसमें क्या है, जो ऑल और नन चीज़ें होती है ना, एकदम ओनली एंड ऐसी चीज़ें, तो ऑलवेज गलत रहती हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है वर्ल्ड में। तो ये गेस पावर जो है ये बिल्कुल डेवलप हो जाता है जैसे ही आप एमसीक्यू सॉल्व करते रहते हो। सेम अप्लाइज फॉर द मेंस आंसर राइटिंग। खाने से पहले मैं क्या करता था, 30 मिनट में 7 क्वेश्चंस होने चाहिए, तो नेट पे ऑनलाइन क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाते हैं, तो मैं जल्दी जल्दी लिख के, अब जैसे कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है वो 6 मिनट 7 मिनट में होना ही चाहिए, 15 मार्क का क्वेश्चन है वो आपका 10 मिनट में होना ही चाहिए, तो उस हिसाब से जैसे 10 मिनट है तो 30 मिनट में मेरे 3 क्वेश्चन होने चाहिए 15-15 मार्क के, तो मैं ऐसे ही करता था, वो चेक करता था या मेरे दोस्त को चेक करने के लिए देता था, बाद में लिखे हुए मेरे आंसर्स। सो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसके लिए 3 घंटा एकदम बैठ के पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व में ज़रूरत नहीं है, यू कैन डिवाइड दिस टाइम एमसीक्यू सॉल्विंग आंसर राइटिंग का आधे आधे घंटे का, दोपहर का, शाम का, ऐसे ऐसे। ठीक है, यू कैन डू दैट। सो दिस इज़ अबाउट द प्रीलिम्स। एग्ज़ाम में, अब एग्ज़ाम में बता देता हूँ मैं, जैसे कि हम लोग प्रीलिम्स ये कर रहे हैं, तो मैं क्या करता था, फर्स्ट जो जितना भी फर्स्ट रीडिंग कर रहे हैं, जो भी ऐसे एमसीक्यू में टारगेट करूँगा जिसके 3 या 4 एमसीक्यूज जिसके मुझे पता है, ऑप्शंस पता है। ठीक है, तो ऐसे 50 या 60 ही रहेंगे, मैं बहुत अच्छे कितना भी अच्छा पढ़ा हूँ, रैंक 1 क्यों ना हूँ, ठीक है, ऐसे 50 या 60 ही रहेंगे। ठीक है, जिसके 3 या 4 ऑप्शंस मुझे पता है। फिर मैं सॉल्व करते करते वक्त मुझे 5th क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें मुझे 2 ऑप्शंस जिसके बारे में पता है, 2 ऑप्शंस मुझे पता ही नहीं, तो मैं 5th में कंफ्यूज हूँ, शायद मेरा गलत हो जाए, तो मैं इसको एक राउंड करूँगा। ठीक है, फिर आगे 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 सॉल्व करते जाऊँगा, तो फिर 10th क्वेश्चन भी ऐसा हो गया, 45th क्वेश्चन भी ऐसा हो गया। मेरा जो पेपर है तो सवा घंटे में कंप्लीट कर लूँगा फर्स्ट रीडिंग और जो भी है मार्किंग्स। उसके बाद में ये जो सिंगल राउंड किए हुए हैं क्वेश्चंस मेरे, जैसे कि 5 नंबर को मैंने सिंगल राउंड करूँगा, उसके ऊपर टारगेट करूँगा, जिसका मतलब प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि मुझे मार्क करने हैं 80 या 85 क्वेश्चंस। मार्क अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क हुए हैं सिर्फ 60 क्वेश्चंस, तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट में क्या करूँगा, अभी भी मुझे 15 या 20 क्वेश्चन मार्क करने हैं, तो ये जो सिंगल मार्क सर्कल वाले हैं उनको मैं टारगेट करूँगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है ये सिलेक्ट मतलब सही आने की, तो नेगेटिव मार्किंग टालने के लिए मैं ये चीज़ करूँगा। तो मैं जैसे ही मार्क करूँगा ये वाले, तो वो सपोज हो गए 10। फिर ऐसे भी कुछ क्वेश्चन होंगे जिनका मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन पता है, 3 ऑप्शन पता ही नहीं, तो ये जो फर्स्ट रीडिंग में कर रहा था तब मैं ऐसे पूरा मार्किंग ही करता हूँ, जिसका दो ही ऑप्शन पता है, 2 ऑप्शन पता नहीं, उसको मैं एक सिंगल सर्कल करूँगा, 10 नंबर वाले क्वेश्चन को 10 नंबर को सर्कल कर दिया, 15 को कर दिया। फिर ऐसा कुछ 12 नंबर का क्वेश्चन है जिसके मुझे 3 ऑप्शंस पता ही नहीं, एक ही ऑप्शन पता है,
बट शायद मुझे मार्क करना पड़े, तो इसको मैं ऐसे डबल सर्कल करूँगा 12 नंबर वाले क्वेश्चन को, क्योंकि जब सेकंड रीडिंग या थर्ड रीडिंग में मैं पढ़ता फिर से ट्राई करने के लिए आऊँ तो ये क्वेश्चन में ट्राई करूँ। और ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिनके चारों के चारों ऑप्शन मुझे पता नहीं, तो उसको मैं ऐसे उसके आगे एक छोटा सा क्रॉस करता था। 20 नंबर का क्वेश्चन है, मुझे ऑप्शन ही पता नहीं हो, तो मैं कुछ भी हो जाए 80-85 मार्क्स करने हैं, बट ये मुझे 20 नंबर का क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी बहुत चांसेस है कि मेरा सही आए, तो मैं उसको बाद में देखूंगा ही नहीं, तो उसको मैं ऐसा क्रॉस कर दूंगा छोटा। तो फर्स्ट रीडिंग में मैंने जो है 3 या 4 ऑप्शन वाले ये कर दिए। फिर से मैंने सेकंड रीडिंग आ गया, उसमें जो सिंगल सर्कल किए वाले वो टारगेट कर दिए। फिर भी 80-85 नहीं हुए थे मेरे, तो मैंने थर्ड रीडिंग फिर से कर दिया, उसमें देखा अरे हाँ ये डबल सर्कल वाला है, ये टारगेट करते हैं, इसका ये आंसर मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ाना है आपका। आप कितना करेक्ट है गलत है वो अलग चीज़ है, बट दिस इज़ द बेस्ट थिंग। इसके लिए आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहला जब रीडिंग करते हैं तब कवर करने हैं। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रीलिम्स। प्रीलिम जैसे ही खत्म हो जाता है, गो फॉर द मेंस। तो उसके लिए आप 4-5 दिन थोड़ा टाइम यूज़ ये कर लो। कुछ लोग क्या करते हैं कि हाँ नहीं नहीं अब मैं प्रीलिम जैसी खत्म हो गया 1-2 घंटा सो के फिर पढ़ाई शुरू कर दिया। ऐसा मत करना, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस मैनेज करना या उसको प्रॉपरली उसको अच्छे से ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, अब थोड़ा बहुत टाइम ही कर लो। जैसे मैं क्या करता था, सैटरडे अपना फ्री ही रखता था, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, सैटरडे मतलब 2-3 घंटे के लिए दोस्तों को मिल लिया, ठीक है, बात कर ली यहाँ वहाँ ऐसी चीज़ें, मतलब फ्री थोड़ा बहुत रहता ही था मैं 2-3 घंटे के लिए। सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ सेल्फ टाइम। लेकिन मैंने ये बोला था इट इज़ लाइक अ रिवॉर्ड फंक्शन। ठीक है, मेडिकल में ऐसा है, रिवॉर्ड फंक्शन बोलते हैं। आप इतना ज़्यादा पढ़ाई करो ये करो, बट उसके बाद आप क्या कर सकते हो, खुद को ऐसे रिवॉर्ड दो, तो ऐसे अपना जो कंसंट्रेशन है ये कभी ज़्यादा लूज़ नहीं होगा। तो पूरा हफ्ते तक मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा, बट सैटरडे 2-3 आवर्स आई विल हैव माई ओन टाइम। तो मैं दोस्तों को मिलने जाऊँगा या कोई मूवी देख लो लैपटॉप पे, डू दिस थिंग्स, बट बी रिलैक्स फॉर 2-3 घंटे के लिए। ऑल राइट, सो नहीं तो फिर पूरा फॉलोअप करना ना, आप साल 2 साल 3 साल वर्न आउट हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा फिर। ऑल राइट, तो उसके लिए आपको खुद का भी आपको केयर करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा करता, तो मेंस के लिए आपने प्रीलिम्स मेंस के लिए थोड़ा कूल ऑफ पीरियड दे दो, 3-4 दिन 5 दिन 6 दिन कहीं घूमने चले गए, या आपने पढ़ा ही नहीं, मूवी देखा, एनीथिंग डू दैट, देन स्टार्ट विद द मेंस इमीडिएटली। कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं रिजल्ट आने दो उसके बाद मैं पढ़ लूँगा एंड देन आई विल गेट एन आइडिया। बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, आप कंपटीशन में हो, आप नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका नेबर या आपका कंपटीटर नहीं पढ़ रहा, वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक्सक्यूज़ मत देना नहीं नहीं मैं तो अभी बोर हो गया, और ये नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता यूपीसी में, इट इज़ अ कंपटीशन, वेरी हार्ड कंपटीशन। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी 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 ऑनेस्ट विथ यू। तो आप 6 दिनों बाद आपने पढ़ाई शुरू कर दिया। अब मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑप्शनल। ओवरऑल सब यूपीसी में सबसे बड़ी चीज़ है ऑप्शनल। लोगों का जीएस अच्छा नहीं है, हिस्ट्री अच्छा नहीं है, इकोनॉमी अच्छा नहीं है, बट स्टिल दे आर गेटिंग अ गुड रैंक। क्यों? क्योंकि उनका ऑप्शनल बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ऑप्शनल जो है वो आप, मैं पहले ही बताया, आप जून से लेकर दिसंबर तक आपने प्रिपेयर कर लिया होगा, थोड़ा बहुत नहीं किया होगा तो 4 महीने भी आप उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करो, 60% 70%, और बाकी का बाकी चीज़ों के लिए कॉन्सेंट्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शनल जो है, अबाउट बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऑप्शनल कैसे सिलेक्ट करना है। देखिए, ऑप्शनल जो आपको सिलेक्ट करना है ना, मोस्टली वो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट हो तो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जैसे मेरा मेडिकल साइंस है, तो मेरा मेडिकल साइंस तो मेरा एमबीबीएस है, एमडी भी है। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट, मतलब कोई भी चीज़ पूछेंगे, भले ही डिटेल में ना लिख पाया एकदम स्पेसिफिक चीज़, बट ओवरऑल आई हैव एन आइडिया। तो ऐसा नहीं है कि उसका अंडरस्टैंडिंग मुझे अच्छा है तो 20 में से 20 क्वेश्चन में कोई ना कुछ तो लिख के आ ही जाऊँगा। ठीक है, तो ब्लैंक नहीं जाएगा। ग्रेजुएशन का ये फ़ायदा है। ठीक है, प्लस उसमें आप एड ऑन बहुत अच्छा करते हो, वैल्यू एडेड थिंग्स दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द यूपीएससी। लेकिन क्या हो जाता है, कुछ कुछ लोगों को ऑप्शनल अच्छा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है, आप इंजीनियरिंग कर दिए एंड आपका जो कोई भी सब्जेक्ट वो अवेलेबल ही नहीं है, या आपको अच्छा ही नहीं लगता आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। आप सोच रहे होंगे कि अगर फर्स्ट टाइम में हो गया ठीक है, लेकिन 2-3 साल 4 साल 5 साल पढ़ना है, तो ऐसा कैसा ग्रेजुएशन हम लोग यूज़ ये करें सब्जेक्ट। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ऐसा सब्जेक्ट यूज़ करो कि जिसमें स्कोरिंग ज़्यादा हो, जो अप टू डेट हो अभी के इसके लिए, एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन इट। अगर वो ग्रेजुएशन वाला है देन इट इज़ वेरी मच थिंग गुड थिंग। जैसे मेडिकल साइंस था मेरा, अच्छा ऑप्शनल है, लेकिन है नहीं आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप क्या करना है, आपको कोई भी चीज़ यूपीसी के लिए यू हैव टू बी इन वेरी कोरेंट विद द करंट थिंग्स। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि अभी इसमें क्या है, करंट बेस में एंथ्रो बहुत अच्छा ऑप्शनल है, एंथ्रो का। तो फिर उसके बाद
PSIR इज़ वेरी गुड ऑप्शनल, सोशियोलॉजी इज़ वेरी गुड ऑप्शनल, लॉ इज़ अच्छा ऑप्शनल, फिलोसफी इज़ अच्छा ऑप्शनल, ठीक है। बट इनमें भी क्या है, आपको कौन सा अच्छा लगता है क्या नहीं, ये भी देख लीजिए। अब हर एक का प्रोज एंड कॉन्स है। जैसे एंथ्रो के कुछ लोगों के 300 के पार आ जाते हैं, कुछ लोगों के 240 आ जाता है, बट सिलेबस बहुत छोटा है। एग्जाम जो उसके टेस्ट सीरीज है बहुत अच्छा अवेलेबल है, मेंटर्स अच्छा अवेलेबल है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर दिस। बट आपको इंटरव्यू में आपके ग्रेजुएशन के साथ साथ एंथ्रो के लिए भी पढ़ना पड़ेगा फिर, ठीक है। या एंथ्रो के साथ आप तो पढ़े ही हो, जो ग्रेजुएशन रिलेटेड जो आप 3-4 साल पहले पढ़े वो सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। मेरा ऐसा था नहीं, मेडिकल साइंस पढ़ लिया तो मेरा वो फ़ायदा हो गया, तो ग्रेजुएशन का ये फ़ायदा है। अब दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि ज्योग्राफी अच्छा ऑप्शनल है, बट उसके मार्क्स ही नहीं आते, तो करोगे क्या। तो इसका मतलब ये नहीं ज्योग्राफी लेना ही नहीं, ऑप्शनल लोग लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लाते हैं, पहले टॉप 10 में भी आ जाएंगे, बट वो थोड़ा कम्बरसम हो जाता है मार्क्स लाना। ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि ज्योग्राफी में हाँ यार करंट ट्रेंड ऐसा है, कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या करें, पबैड इतना अच्छा ऑप्शन है लेकिन मार्क्स ही नहीं आते तो क्या करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है कौन सा सब्जेक्ट लेना है नहीं लेना है। बट 2 हफ्ते उसमें आप यूज़ कर लीजिए, एक बार आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया, गो फॉर इट, अच्छे से पढ़िए ऑप्शनल। तो आप उसके नोट्स बनाइए, नोट्स अवेलेबल है तो ऐड ऑन कीजिए, मैंने ऐड ऑन किया था, ठीक है, नोट्स को। फिर क्या करना है, दूसरा जो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट वो है इथिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इथिक्स के जो भी लेक्सिकॉन होगा, या कोई मेरे बैचमेट है मुदित जैन, उनका भी अच्छा बुक है, या विजन के या फोरम के या वाजीराम के, किसी भी क्लासेस के अगर अच्छे नोट्स अवेलेबल है इथिक्स के, वो आप पढ़ लो। मैंने उसके नोट्स कैसे बनाए थे, जो भी कॉमन डेफिनेशंस पूछते हैं, क्या है कंपैशन, ठीक है, सिंपैथी क्या है उसका डेफिनेशन लिख दिया। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल्स में मैं क्या करता था, वो नोट करके रखता था। कोई भी आपको ऐसी चीज़ मिले, न्यूज़पेपर में मिल जाए, महाभारत हो, संस्कृत हो, वहाँ से कुछ मिल जाए, वो एग्जाम्पल मैं वहाँ पे कोट करके रखता था, सो दैट आई कैन यूज़ दिस इन द एग्ज़ाम, ठीक है। तो इथिक्स के लिए एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे क्रिस्प नोट्स है वो आप बना लो, अच्छा सा बुक पढ़ लो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी उसके टेस्ट सीरीज रहते हैं ना इथिक्स के, तो मैं क्या करता था, मार्केट में से फोरम या विजन इनके नोट सीरीज़ लेता था, और वो क्या करता था मैं, वही मतलब उसमें बहुत अच्छे से क्रिस्प लैंग्वेज में, जैसे डिस्क्रिप्टिव एथिक्स लेक्सिकॉन से मैंने पढ़ा, बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बट यही चीज़ एक क्लास के नोट्स में बहुत अच्छे से दी थी, तो मैंने वही कॉपी पेस्ट करके या वहाँ पे नोट करके लिख दिया, इस यहाँ यहाँ से पढ़ना है करके, तो ईजिली मुझे वो याद रहने लगा। उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए थे। सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर वैल्यू एडेड मटेरियल, ठीक है। इथिक्स एंड ऑप्शनल वेरी मच इंपॉर्टेंट। बाकी का जो चीज़ें हैं मैंने करंट अफेयर जो मेन 365 रहता है उसी से किया, तो आप विजन से कीजिए, फोरम से कीजिए, वाजीराम से कीजिए, या लुकमन, या किसी भी आईएस मतलब एनी क्लास यू कैन डू दैट, अन अकेडमी से कीजिए, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वहाँ से कर लीजिए, बट उसमें ज़्यादा फोकस नहीं दिया मैंने। एग्रीकल्चर के लोग बोलते हैं शंकर आयस का बुक आता है, बट मैंने नहीं पढ़ा ये चीज़, शंकर आयस का जो एग्रीकल्चर है, क्योंकि इतना ही पढ़ के नहीं हो रहा, मैं उसके लिए क्या पढ़ूँ। तो एग्रीकल्चर जो है करंट में से ठीक हो जाता है, कवर हो जाता है। नाउ कमिंग टू द मेंस आंसर राइटिंग, तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेंस आंसर राइटिंग के लिए कि आपको जो है मेंस आंसर राइटिंग, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है प्रेजेंटेशन। तो आप जब भी कोई भी आंसर राइटिंग देख रहे हो तो आपका फॉर्मेट ऐसे होना है, मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। उसके जो अलग क्वेश्चन पूछते हैं कि इलूसिडेट विद एग्जांपल्स, डिस्क्राइब द थिंग्स, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज। तो हर किसी चीज़ में आपको इंट्रो लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, वे फॉरवर्ड लिखना है, याद ही रख लो ये 4 चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। अब कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, वे फॉरवर्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस भी ऐड कर ली है, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों पे आपको आंसर राइटिंग करना है। यूट्यूब पे मेरे मतलब कुछ आईएएस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर राइटिंग कैसे कैसे क्या करना है ये भी लिखा है। यू विल गेट दैट, यूट्यूब पे ऐसा कोई चैनल मिल ही जाएगा। तो आंसर राइटिंग एक याद रखिए, आपको कितना आता है यूपीसी, दिस इज़ नथिंग टू डू विद दैट, आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर आपका रैंक मार्क्स डिसाइड हो जाएंगे। तो इंट्रो में आपको पता होना चाहिए, मतलब सारा कुछ, कोई भी इंट्रो आ गया, ज्योग्राफी का फ्लड आ गया तो फ्लड का डेफिनेशन जल्दी से 2-3 लाइन में इंट्रो खत्म कर दो। बॉडी में जो भी कुछ पूछा है वो आपको लिखना है, तो प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव्स पॉजिटिव्स, या जो भी कुछ विषय हो आपने लिख दिया। कंक्लूजन में आपने कंक्लूड करना है आंसर ऑन द पॉजिटिव नोट, कि ये स्कीम है वो स्कीम है, उस हिसाब से हम लोग ये कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड में आपको खुद का सजेशन देना है, ठीक है। तो जब भी आप आंसर राइटिंग, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो सकता है, वी डोंट हैव दैट टाइम, बट अगर किसी को आंसर राइटिंग के बारे में पूछना है दे कैन आस्क मी, ऑलराइट। सो आंसर राइटिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है,
मैंने बोला आपको ऑप्शनल एंड आंसर राइटिंग, बिकॉज आंसर राइटिंग इज रिपीटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये बढ़ाना कैसे है, आपको हर इसमें कोई फ्लो चार्ट, कोई फ्लो डायग्राम, ठीक है, एनी डायग्राम, मैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब पे आपको मैप्स, इंडियन मैप कैसे बहुत जल्दी ड्रॉ करना है उसका प्रैक्टिस कर ही लो। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान इशू आ गया, इंडिया अफगानिस्तान का अभी का इशू आ गया, इंडिया का मैप ड्रॉ कर लो, अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत मैप दिखा दो, हो गया, दैट इज रिप्रेजेंटेशन, यू आर गेटिंग हाफ मार्क्स एक्स्ट्रा। हमारे वक्त हिस्ट्री में चैतन्य महाप्रभु और उनके ऊपर या सेंट मूवमेंट के ऊपर कुछ तो पूछा गया था, लोगों ने वहाँ पे भी मैप ड्रॉ किया है, वहाँ पे दिखाया है तमिल में ये शेवेट मूवमेंट ये पॉसिबल था, आसाम और उस रीजन में चैतन्य महाप्रभु उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट था। सो दे हैव गेन सम एक्स्ट्रा। 2 मिनट नहीं, 2 सेकंड या 10 सेकंड का काम है, जल्दी जल्दी आप रफली भी ड्रॉ कर दो, इट विल बेनिफिट फॉर यू। ठीक है, कोई भी डाटा आप डायग्राम से जैसे प्रेजेंट करते हो, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल इथिक्स में, और यहाँ पे बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या कर सकते हो आप, जो भी टॉपर्स कॉपी है वो देख लो, टीना दाबी मैडम का हो या मेरे बैचमेट है अनुदीप दुरा शेट्टी हो, या कोई भी आपके अभी के टॉपर्स हैं उनके बुकलेट्स देख लेना, जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप जो लिखते हो वही वो भी लिखते हैं, डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, कैसे प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इथिक्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस, नहीं, सिंपैथी के ऊपर कुछ तो लिख दो एंड कंपैशन के ऊपर आप डिस्क्राइब कर दो। तो एक जो कैंडिडेट है उसने क्या कर दिया था, ऐसे एक पूरा ऐसा टेबल बनाया, एक सिंपैथी एंड दूसरी जगह कंपैशन, ठीक है, फिर उसका डेफिनेशन लिखा, फिर क्या उसका इंपॉर्टेंस लिखा, एग्जाम्पल्स लिखे। मैंने कैसे लिख दिया था वहाँ पे, सिंपैथी पैराग्राफ पर लिख दिया, ख़त्म, कंपैशन लिख दिया, ख़त्म। फिर बाद में वो उसका प्रेजेंटेशन देखिए, अच्छा लगा प्रेजेंटेशन, सेम ही डाटा है, उसने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया, यू विल डेफिनेटली गेट आधा मार्क एक्स्ट्रा। 20 क्वेश्चन में आधा आधा मार्क एक्स्ट्रा कर दो तो 10 मार्क से वो आगे चला गया, 10 मार्क्स तो ऐसे 4 पेपर 40 मार्क्स से आप आगे जा रहे हो, सर्विस ही ख़त्म हो जाता है वहाँ पे। सो दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आप ये कर लो, अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर लो, कहीं मटेरियल मिल रहा है वहाँ पे, अगर कुछ मिल रहा है यू कैन डू दैट। सो अबाउट द मेंस का आंसर राइटिंग का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क के लिए 10 मिनट में कैसे ही ख़त्म करना है, 10 मार्क का क्वेश्चन है उसको 6 या 7 मिनट में ख़त्म करना है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम देते हो तो बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रह जाते हैं। हिस्ट्री जो GS1 होता है मेंस का, तो उसमें मेरा कल्चर के मुझे बहुत अच्छे क्वेश्चंस, मतलब जो पढ़ा है वही आया, तो आई वॉज सो मच एक्साइटेड, तो मैं पूरा लिखता गया। 7 मिनट का मैंने 10 मिनट ले लिया 2-3 क्वेश्चंस को। अल्टीमेटली ये हुआ, मेरे 30 मार्क का पेपर रह गया। सोचो, मतलब आधा एक मार्क गेन करने के लिए, मतलब 2-3 मार्क गेन करने के लिए 30 मिनट्स आई हैव टू लूज। सो दैट इज़ इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। कैसे भी करके मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया है, वो आपको ये करना है। मैप जब भी ड्रॉ कर रहे हो उसको बॉक्स करो। अगर मेंस आंसर की किसी को कन्फ्यूजन है, दे कैन आस्क मी, ठीक है। सो बिकॉज आई हैव चेक द पेपर्स ऑल्सो फॉर मेंस आंसर राइटिंग, और उसके लिए सो दैट इज़ वेरी मच क्रूशियल थिंग। तो उसके बाद आता है इंटरव्यू का। तो इंटरव्यू का एक याद रखिए, इंटरव्यू के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन मत लेना, लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपको पूछे और 10 में से आपके आंसर ना आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको नॉलेज नहीं चेक कर रहे, दे आर चेकिंग योर एप्टीट्यूड एंड हाउ यू मैनेज द थिंग्स। उनको ऑफिसर ये करना है, तो क्राइसिस के टाइम में कैसे आप हैंडल करते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। डोंट गो फॉर एनी टेंशन, बहुत कॉन्फिडेंटली आंसर करना है। अगर जैसे मुझे पूछा गया कि आप इसके आंसर बताओ, तो मुझे नहीं आ रहा, तो बोलूँगा आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी मैडम, आई डोंट नो द आंसर बट आई विल रीड अबाउट इट। 10 क्वेश्चन को मैंने ऐसे ही बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरा इंटरव्यू वॉज गुड थिंग, बट अगर आपको नहीं आ रहा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटरव्यू में जो है, मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, इंटरव्यू बहुत ही प्लीजेंट एक्सपीरियंस रहता है, उसके लिए आप पैनिक मत होना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बी कॉन्फिडेंट एंड नॉट दैट ओवर कॉन्फिडेंट उसको, ठीक है, मतलब प्रॉपर अटायर होना चाहिए। सेकेंड चीज़, आई कांटेक्ट है, या आप कोई भी चीज़ कॉन्फिडेंटली बोले हो, ब्लफ नहीं करना है, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना है। आप जब भी डैफ भरते हो बहुत अच्छे से भरो, बाकी लोगों को पूछ के भरो। कुछ लोग क्या करते हैं, 10-10 हॉबीज़ भर देते हैं, तो हॉबीज़ में आप 0 हॉबीज़ भी लिख दो ना, तो आपको कोई इंटरव्यू ये टोकेगा नहीं। आप 10 हॉबीज़ पढ़ रहे हो, मतलब आपको 10 हॉबीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है, मतलब आप अपना बर्डन बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो आप क्रिकेट लिख रहे हो तो क्रिकेट इतना बड़ा हॉबी हो जाता है। मैंने क्रिकेट लिखा था तो क्रिकेट के बारे में इतना कुछ पढ़ना पड़ा मुझको, सो मेरा टाइम ही कम पड़ गया मुझको पढ़ने के लिए। तो ऐसा मत करना, प्रॉपरली मैनिपुलेट करके आप अपना डैफ डिटेल एनालिसिस फॉर्म भरना है, जिसके ऊपर 60 to 70% क्वेश्चन आपके आते हैं।
मॉक इंटरव्यू है, लोग 10 15 20 30 मॉक इंटरव्यू अटेंड करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 4 से 5 मॉक इंटरव्यू आप अटेंड कर लो, यू विल गेट सम ब्रीफ आइडिया अबाउट इट, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे कि मेरा अगर इंटरव्यू 20 तारीख को है तो 8 तारीख को ही मैं मेरा मॉक इंटरव्यू ख़त्म कर दूंगा, उसके आगे मैं ये नहीं करूँ, क्योंकि क्या होता है मॉक इंटरव्यू जो होता है इट अल्टर्स योर पर्सनैलिटी फॉर 1-2 डेज 3 डेज। ठीक है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं, हाँ यार मुझे ये पूछा था मुझे आया नहीं, मुझे ये पढ़ना चाहिए। तो इंटरव्यू जो है मेन इंटरव्यू दैट इज़ योर पर्सनैलिटी टेस्ट। ठीक है, तो आप जो बने हो 3 महीना 6 महीना 1 साल से, जो आपका एटीट्यूड है वही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ना कि कोई मॉक इंटरव्यू के वजह से आपका जो चेंज हुआ है उसमें वो नहीं। ठीक है, तो मॉक में क्या करना है, आपको जो एटिकेट जो सीखने हैं, मतलब आपको अंदर आना है तो परमिशन मांगनी है, ठीक है, या ऐसे विश करना है तो कैसे करना है, तो ये सारी चीज़ें अगर जिसको भी डाउट है इंटरव्यू और उसके बारे में, दे कैन आस्क मी अबाउट इट। सो ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द अबाउट द इंटरव्यू ऑल्सो, सो इट इज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, उसके ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं ये करना है। ठीक है, अब कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग ये करते हैं, वी आर आउट ऑफ टाइम ऑलरेडी, सो देर आर मेनी मच मोर थिंग्स टू डिस्कस, बट चलो हम लोग इसको ये करते हैं ग्रुप। अब लोगों को ग्रुप बनाना है नहीं बनाना है, तो ग्रुप का पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपके सीरियस फ्रेंड है तो ग्रुप बनाओ। मैं बहुत ज़्यादा मेरे बैचमेट्स को जानता हूँ जिनके चारों के चारों लोगों ने यूपीएससी क्रैक किया है, 3 आईएएस बन गए, 1 आईआरएस में। सो अच्छा ग्रुप बना, दैट इज़ वेरी मच बेनिफिशियल। अच्छा ग्रुप बनने का फ़ायदा ये कि आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, आपको सोर्सेज पता चल जाते हैं, एक बताएगा अरे हाँ इसके लिए ये अच्छा बुक है, ये 2-3 अच्छे नहीं है, तो आपको पता चल जाता है। मुझे पता चल गया तो मेरे जूनियर ने बोल दिया कि सर आप इकोनॉमिक्स के लिए यही पढ़ लो, बाकी 2-3 अच्छे नहीं है, तो 2-3 ग्रुप जो बुक्स है वो पढ़ने का जो मेरा टाइम है वो बच गया, जो अच्छा है वही पढ़ा मैंने। सो ग्रुप अच्छा बने तो अच्छा है। अगर ऐसे ही टाइम पास ग्रुप है, यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहे हैं तो डिरेल हो जाते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे भी लोग देखे हैं जो आए हैं दिल्ली, क्लास लगाते हैं सीरियस 3-4 महीने और बाद में ग्रुप बन गया एंड दे आर गॉन वे ओवर। ठीक है, सो मतलब प्रिपरेशन ही ख़त्म हो गया उनका। सो ग्रुप इट इज़ बेनिफिशियल, बट अच्छा ग्रुप, सीरियस ग्रुप जो अप टू डेट है नॉलेज में, इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल। सेकेंड चीज़ अबाउट द डिजिटल मीडिया, बहुत सारे लोग यूज़ करें उसको, आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करो। जैसे मैंने बताया ना, मुझे पॉलिटी पढ़ना है तो हाउ टू रीड पॉलिटी, ठीक है, और शॉर्ट कट टू द पॉलिसी और समथिंग, हाउ हाउ टू मैक्सिमाइज द नॉलेज इन द पॉलिटी, ऐसा कुछ भी डाल के देख लो, आपको कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा यूपी से रिलेटेड। ठीक है, जैसे मेरे इंटरव्यू का सेशन था तो मैंने लिख दिया कि विच आर द मेडिकल साइंस क्वेश्चंस, विच मतलब मेडिकल साइंस क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी इंटरव्यू, तो 50 क्वेश्चन वहीं से आ गए। सो दिस इज़ मतलब मुझे इतना आइडिया ही नहीं था इतना पूछा जाता है। तो मेडिकल साइंस अगर मुझे यूपीएससी इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, सो हाउ कैन आई स्टडी, तो मैं क्या करूँगा, उसमें नेट पे डाल दूंगा मेडिकल साइंस यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो लास्ट 6 महीने 8 महीने में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको करंट बेस में वो पढ़ना है मेरे सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, सो डिजिटल मीडिया इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके वजह से अब जैसे कि क्या है, रोज़ मैं एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा, रोज़ 20-20 30-30 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे मुझे सपोज, तो मैं कोई भी इनसाइट ऑन इंडिया हो गया या कोई भी ऐसा पोर्टल है जो एमसीक्यू रोज़ पोस्ट करते हैं, तो एमसीक्यू में ये करूँगा, डिजिटली देखूंगा, गेस करूँगा आंसर क्या है क्या गलत है, थोड़ा बहुत रीड करूँगा उसका मटेरियल, बस इट विल इंक्रीज माई प्रैक्टिस। डिजिटल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ है। ठीक है, एक्सेस में भी नहीं करना है, बट दिस इज़ यूज़, तो डिजिटल मीडिया यूज़ कीजिए। मटेरियल मटेरियल इतना ज़्यादा अवेलेबल है यूपीसी में, आप कितना पढ़ोगे, बिल्कुल नहीं, मतलब आपको इसलिए बहुत रिस्ट्रिक्ट, मतलब एक याद ही रख लो ये चीज़ आप, कि आपको रिवाइज करना है चीज़ तो बहुत कम पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, और जो क्वालिटी है वही मटेरियल्स तक पढ़ना है। ठीक है, जैसे मैं हिस्ट्री कल्चर के लिए एक बार ऐसे ही ओएरएन में जा रहा था, तो कुछ लोग क्या कर रहे थे, किसी ऑथर का कल्चर के, इंडियन कल्चर के ऊपर बहुत अच्छा दिया, इट इज़ अ गुड बुक, बट एग्ज़ाम के लिए अगर मैं ऐसे पढ़ता रहूँगा तो ज्योग्राफी कब पढ़ूंगा, ऑप्शनल कब पढ़ूंगा। तो आपको ये करना है कि भाई बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, अपने बैचमेट से पूछिए, सीनियर से पूछिए, और डिजिटली पूछिए, या आपके कोई क्लास में मेंटर से पूछिए कि सर ये ऑप्शनल मुझे पढ़ना है या यही सब्जेक्ट पढ़ना है, मुझे कौन सा बुक पढ़ूँ, बुक में भी कैसे पढ़ना है मैंने बताया आपको। तो ऐसे हर एक का कुछ ना कुछ हैक रहेगा, ये आपको सीखना ही होगा अगर कम टाइम में इफ़ेक्टिव आपको पढ़ना है तो। ठीक है, सो आई थिंक वी शुड सी फॉर द चार्ट्स जो भी क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें ही हम लोगों के है। तो दिस आर द बेसिक थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल नाउ।
Okay, I will see the charts. So एक sir, can you tell us what books you have prepared for cracking this exam? देखिए ये जो बुक लिस्ट मैं आपको जस्ट ये बता देता हूँ, डिटेल में तो जाऊँगा नहीं, तो कोर सब्जेक्ट्स है उनका बता देता हूँ। वैसे आगे जाते हो आपको ये अपडेटेड लिस्ट बहुत अच्छे से मिल जाएगा। इकोनॉमी के लिए मैंने श्री राम IAS का पढ़ा था, बहुत बड़ा है, लेकिन फिल्म्स के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही टॉपिक्स मैंने पढ़े थे। अभी बोलते हैं शंकर IAS अच्छा है, शंकर गणेश का जो भी बुक आता है वो अच्छा है। आई डोंट नो, अभी देख लेना अपडेटेड जो भी है। उसके बाद ये जो है क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो NCERT है वो भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। ज्योग्राफी का जो प्रीलिम्स का है मैंने NCERT 11-12 के दो बुक्स जो आते हैं वो पढ़े थे। हिस्ट्री के लिए मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम एंड नितिन सिंघानिया के सिलेक्टेड टॉपिक्स। अब उसमें क्या करूँगा, मैं एनालाइज करूँगा कि कल्चर, हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। मृणाल सर का जो मैंने पढ़ा था जो भी ब्लॉग, उसमें वो लिखा था कि कल्चर की इसमें ये जो भी है ये इंपॉर्टेंट 5 साल से इसी के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो उसी को मैं टारगेट करूँगा। कैलेंडर के ऊपर पूछा ही नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूंगा कैलेंडर का, ठीक है। सो मतलब उस हिसाब से आपको, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है, वो देखना है। अब मेरे सेकंड अटेम्प्ट में जो था मिडिवल और एंशिएंट पढ़ने को टाइम ही नहीं था, तो मैंने पढ़ा ही नहीं वो। बट इंपॉर्टेंट क्या था, मॉडर्न स्पेक्ट्रम, वो मैंने पढ़ लिया। उसके बाद जो मॉडर्न स्पेक्ट्रम का जो पीछे वाला जो सेक्शन है ना, उसमें चार्ट्स बनाए थे मैंने, उसके जेरोक्स निकाल के, फोटोस्टेट निकाल के वॉल पे चिपका दिए थे। उसमें क्या दिया है, INC के प्रेसिडेंट, ठीक है। तो INC के प्रेसिडेंट के ऊपर ना फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, या मुस्लिम प्रेसिडेंट फर्स्ट कौन था, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा चार्ट में जब वहाँ पे वॉल पे ये कर दिया हूँ तो उसी से मुझे याद रखना ईजी हो जाता है। ओके, जैसे ट्राइबल अपराइजिंग हो गया, इंडिगो मूवमेंट हो गया, एनीथिंग, इसका मैंने क्या करता है, लास्ट 40-50 पेजेस जो भी है उसका फोटोस्टेट निकाल के उसको मैंने वॉल पे ऐसे चिपका दिया था। एंड आई यूज टू रीड इट 15 मिनट सोने से पहले या खाने के बाद या कभी भी टाइम में, ठीक है। सो ये मुझे बहुत हेल्प किया था। हिस्ट्री का हो गया, इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर IAS के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़े थे। सेकंड चीज़ हिस्ट्री का हो गया, पॉलिटी के लक्ष्मीकांत और MCQ ऑफ द पॉलिटी लक्ष्मीकांत, उन्हीं का ही बुक है, वो दोनों ही कर दिए। सो दिस आर द कोर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए अलग सा बुक आता है TMH का, वो पढ़ते हैं, बिल्कुल भी मत कीजिए। करंट अफेयर से जितना हो रहा है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ना करंट अफेयर्स के ऊपर दे दीजिए, वो कवर कर लेगा सारी चीज़ें। उसके लिए सेपरेट कुछ और एक ही किसी भी क्लास का करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए और वही रिवाइज कीजिए। फैक्चुअल डाटा जो भी होगा, अब जैसे कि बहुत ज़्यादा अभी 2-3 सालों में मैंने देख लूँगा, अभी कोई भी मुझे पढ़ना है तो 4-5 साल का मैं क्वेश्चन पेपर देख लूँगा प्रीलिम्स का। उसमें मुझे एक बार ही देख लिया ना मैंने तो मुझे आइडिया आ जाता है उसमें कि भाई जो ग्रुप रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। यूनाइटेड नेशन जो है, UNCTD जो है, वो कौन सा रिपोर्ट ये करता है, या वुमन रिलेटेड, वुमन सेफ्टी रिलेटेड कौन सा ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिपोर्ट फॉर्म करता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, तो उसका भी एक बुकलेट आता है, उसका भी मैंने फोटोस्टेट निकाल के साथ में रख दिया था और मैं पढ़ता जाता था। स्कीम्स में कौन से मिनिस्ट्री के अंडर कौन से स्कीम्स आते हैं, तो करंट अफेयर्स का जो फर्स्ट 1-2 पेजेस रहते हैं उसी में लिखा होता है वुमन रिलेटेड स्कीम्स। तो उसमें क्या है कि स्कीम है और वो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, ऐसे भी MCQ पूछे गए थे हमारे वक्त। तो 1-2 साल से पूछे जा रहे थे, तो उसका मैंने क्या कर दिया था, उसी का 1-2 पेजेस का कॉपी निकाल के ऐसे ही यहाँ पे रख दिया, डेस्क पे रख दिया या वॉल पे चिपका दिया और वो पढ़ते जाता था, तो मिनिस्ट्री के अंडर वो आ जाता। अभी मेंस में क्वेश्चन भी आ गया, सपोज कोई भी सबला स्कीम आ गया तो मुझे पता था ये मिनिस्ट्री की इसके अंडर है और ये फॉर्म हुआ है, तो एटलीस्ट उतना तो है। और बाकी का चीज़ तो आप लिख ही देते हो उस स्कीम में क्या होगा क्या नहीं, तो उसके लिए डिटेल में पढ़ने का ज़रूरत नहीं होता, तो उसका ये फ़ायदा था। तो आपको अपडेटेड बुक लिस्ट यूट्यूब पे या ऑनलाइन मिल ही जाएगा। अगर कोई डाउट हो और बाकी का बुक लिस्ट के बारे में यू कैन आस्क मी। CS में जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं या फिर हम उस क्वेश्चंस को पूरा नहीं कर पाते, उस बचे हुए ब्लैंक पेज को फुल कट कर देना चाहिए या वैसे ही छोड़ देना चाहिए, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें तो याद रखिए कि क्या है, आप अगर उसको मार्क कर रहे हो नहीं, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बोला जाता है कि आप उसको कट ही कर दो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई और कहाँ पे कुछ ऐसा होता नहीं है बिल्कुल, बट ऐसा माना जाता है कि एज अ टेकन एज एन टिकट्स। अगर मुझे टाइम ही नहीं है तो ये मतलब मैं भूल ही गया, मतलब उसको ही करना, बट कट कर लीजिए तो मान लीजिए वहाँ पे उस ब्लैंक पेज पे कोई कुछ लिखेगा नहीं। ओके, सो इट इज़ बेटर कि आप उसको कट कर दो, इसमें कोई ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद
कभी कभी कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट में नेम आने के बाद भी सर्विस अलॉट नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आपका अगर नाम आ रहा है कैंडिडेट मतलब लिस्ट में, देन ऑब्वियसली यू विल गेट द, मतलब अब ये देखिए कि सर्विस नहीं मिलने का मतलब ये होता है, अगर कोई रिजर्वेशन का है, सपोज ओबीसी है, क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, अगर आप वो सबमिट नहीं कर पाए, देन योर कैंडिडेचर, मतलब हमारा जो कैंडिडेचर जो रहता है तो वो इट इज़ प्रोविजनल, अनलेस आपका सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट या कोई जैसे कि पीएच कैंडिडेट है, ठीक है, वो अगर आप सबमिट नहीं कर पा रहे हो तब तक वो प्रोविजनल रहता है। 6 मंथ के अंदर आपको सबमिट करना होता है डीओपीटी, मतलब यूपीसी का अपना धौलापुरा हाउस है वहाँ पे, अगर नहीं कर पाए देन योर कैंडिडेचर स्टैंड्स कैंसल्ड। ठीक है, तो ऐसे हुआ है, मेरे बैच में ही हुआ है, जो उनको जो क्रीमिलियर सर्टिफिकेट था नॉन क्रीमिलियर वो सबमिट नहीं कर पाए, 6 महीने का आई थिंक टाइम रहता है, वो अगर नहीं कर पाए तो योर कैंडिडेचर, मतलब ऐसा होता है। तो आपका अगर जिनका प्रोविजनल लिस्ट ऐसा प्रोविजनल करके आ जाता है, दे हैव टू सबमिट जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। इंटरव्यू के टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट से वेरीफाई हो जाता है या फिर ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट देना होता है। एक्चुअली दे आर एक्सपेक्टिंग कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट ही दें, बट अगर आप दे नहीं पा रहे हो तो वहाँ पे आपको ना एक फॉर्म पे लिखा दिया जाता है कि आप सबमिट करोगे करके। सो इतना कोई ज़्यादा इशू नहीं होता, आप इंटरव्यू को जा रहे हो ना वहाँ पे, तो मतलब बहुत रिलैक्स तरीके से जाओ, आपका बहुत ख्याल रखा जाएगा वहाँ पे। क्लर्क जो होते हैं वहाँ पे वो क्या करेंगे, आपको डराएं, ये नहीं लाया, आपके पास ये सर्टिफिकेट ही नहीं है। तो मेरे वक्त भी ऐसे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे जिनके सर्टिफिकेट्स का प्रॉब्लम था, तो आपको ऐसा नहीं है कि बोले जाते चलो इंटरव्यू मत दो, नहीं, आप इंटरव्यू दो आराम से, उसके बाद आपको बहुत टाइम मिलता है ये सारा चीज़ें सबमिट करने को। बट अगर आप सबमिट नहीं कर पाए देन दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक। और मतलब फेक एंड दैट ओरिजिनल ना, दैट यूपीसी विल मतलब आपको कॉट यू इन दिस थिंग्स, अगर वो फेक या मतलब फेक हो तो, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, बट इंटरव्यू के वक्त अगर आप नहीं प्रेजेंट कर पाए तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता। तो भले ही आप इंटरव्यू दे के आओ जो भी कुछ है, सो डोंट मतलब मैं तो यही बोलूँगा कि जितना अपना ओरिजिनल चीज़ है वो आपके पास होना चाहिए, जो भी चीज़ है। अगर नहीं है, प्रोविजनल है, देन यू विल गेट चांस, पूरा एक टाइम मिलता है, नहीं कर देर इज़ कैंसिलेशन हो जाते हैं। सर कितने टाइम में हम एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं? देखिए एग्ज़ाम का प्रिपरेशन यूपीसी में ना चलता ही जाता है, बट मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करते हैं, कुछ सेकंड में, कुछ सिक्स्थ में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक बार सिलेक्ट हो गए तो हो गए। एक याद रखिए, आपकी जैसे भी हो आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। प्रीलिम्स में हो गया, मेंस में नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब मेंस में आपका जिसमें नहीं हुआ, जो आपका प्रॉब्लम था, जैसे कि मेरा GS4 अच्छा नहीं हुआ है, या GS3 में अच्छा नहीं हुआ है, या मेरा टाइम नहीं यूज़ हुआ अच्छे से, तो आपको उसके ऊपर टारगेट करना है। उससे क्या हो जाएगा कि आपके जो भी निगेटिव्स हैं उस, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इट इज़ अ प्रोसेस, आपको प्रॉपरली एनालिसिस करना ही होगा आप कहाँ पे कम पढ़ रहे हो, नहीं तो फिर आप मतलब ओवरकम नहीं कर पाओगे। इस साल आपने हो गया, लोग क्या करते हैं इंटरव्यू को, मैंने ऐसे बहुत बार देखा है, अब आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे से नहीं देते होंगे इंटरव्यू, बट बहुत बार ऐसे कैंडिडेट्स हैं चलो इंटरव्यू दे के आते हैं, उसमें क्या मतलब देखिए बहुत ज़्यादा टेंस हो जाना, या मतलब उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर पाना, ये नहीं कर पाते। तो हर बार अगर ऐसी गलती करेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो क्या आता है उनका हर बार 2-3 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो इफ़ आई हैव टू वर्क ऑन माई टाइम मैनेजमेंट, मतलब कैसे भी करके मेरे 20 क्वेश्चन जो है वो 3 घंटे में होने ही चाहिए, तो उसके ऊपर मुझे पूरा का पूरा फोकस करना है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छा चीज़ है, आपको ये याद रखना कि आपका जो भी निगेटिव है वो आपको उसको टैकल करना ही है इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस एग्ज़ाम, ठीक है। तो एक बात याद रखिए, यूपीसी में आपको जनरल आंसर लिखने हैं, बहुत अच्छा आंसर नहीं लिखना है। सपोज़ मुझे जैसे मैंने मेरा एग्जांपल बताया था GS1 का, मैं एक बहुत अच्छा मुझे पता है उसके बारे में मैं लिखता गया, बट उसके वजह से मेरे बाकी के आंसर छूट गए। सो एक जनरल फॉर्मा आपको बहुत अच्छा, देखिए 7 मार्क्स हैं या 8 मार्क्स आ रहे हैं आपको किसी भी क्वेश्चन मेंस में, दैट इज़ अ वेरी गुड मार्क्स। आपको 10 मार्क लाना है, 11 मार्क लाना है 15 में से, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, प्रैक्टिस जितना करोगे और उसको एनालाइज करोगे बहुत अच्छा चीज़ है वो। तो आप जैसे मेंस का आंसर लिख रहे हो, आप मेंटर से चेक करवा लीजिए, आपका अच्छा ग्रुप है उससे चेक करवा लीजिए, वो बताएगा अरे तुमने ऐसा लिखा है। खुद ही लिख रहे हो, खुद ही चेक कर ले हो, तो वो आपको समझेगा नहीं। तो दिस इज़ हाउ आपकी जो गलतियां हैं उसको आपको देख के टैकल करना है। सपोज़ मेरा एक बैचमेट है, उसका सीसैट अच्छा नहीं है, सो ही विल फोकस ऑन द सीसैट,
मेरा जो है प्रोबेबिलिटी का जो भी है आंसरिंग है तो वो गलत होता था, तो आई ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं मेरे वो उसको जो निगेटिव्स है मैं उसको टैकल करने का सोचूंगा। सो दिस इज़ अबाउट द क्वेश्चंस जो भी मेरे आपने जो पूछा था कि कितना टाइम प्रॉपर मिलेगा, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, 2-3 अटेम्प्ट भी लगते हैं, तो इसका कोई ऐसे ये नहीं है कि कितने इसमें प्रिपेयर हो जाते हो आप, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो तो प्रीलिम्स 6 से 8 महीने में हो जाता है फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम आप 2-3 महीने में ही कवर कर लेते हो प्रीलिम्स। हो गया इसका। मेंस के लिए 4-5 महीने में भी आपका हो जाता है, बट उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रिपेयर रहना चाहिए पहले। जैसे मैंने अभी बताया 2022 के लिए प्रिपेयर करना है, तो मैंने स्ट्रैटेजी बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, तो उस हिसाब से यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। अपना रूटीन शेयर कर दीजिए। देखिए आई यूज़ टू वर्क इन द सफदरजंग, तो वहाँ से जब भी मैं आता था मेरे जॉब से तो मैं क्या करता था, लाइब्रेरी, सीधा लाइब्रेरी चला जाता था। तो उसमें क्या करना है, जैसे मेंस के लिए मुझे पढ़ना है तो मैंने डिवाइड कर दिया था। आज सपोज मुझे मेरे पास पूरा टाइम है दिन का, तो मैं क्या करूँगा, सुबह सुबह आई विल स्टार्ट विद द न्यूज़पेपर रीडिंग। ठीक है, तो न्यूज़पेपर 45 मिनट्स में मुझे पढ़ना है, तो उसके लिए 1 घंटा ले लो आप, जो भी है पढ़ लिया मैंने। ठीक है, पढ़ने के बाद में आई विल स्टार्ट विद द माई ऑप्शनल। ऑप्शनल के लिए पढ़ो, और रात का जो खाने के बाद का टाइमिंग है 2-3 घंटा आई विल यूज फॉर द एथिक्स। एथिक्स ख़त्म हो गया, देन आई विल गो फॉर जो भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें है, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये हो गया, वो पढ़ लूँगा। ठीक है, और मेरा ऑप्शनल भी खत्म हो गया, देन आई विल डाइवर्ट दैट टाइम टू द अदर थिंग्स जो मेंस में पूछी जाती हैं। ठीक है, दोपहर का लंच है या रात का डिनर है, उसके आधे घंटे पहले प्रीलिम्स का अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो 30 MCQs मतलब आधे घंटे में मैं सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद वो जैसे खाना खा के आऊँगा तो आई विल चेक दिस कि भाई किसने गलत हुए, कितना ये हो गया, गेस कितना सही आए, और उसमें मुझे आंसर जो भी है उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देख लिया। नोट्स नहीं देखूंगा, उसके नोट्स नहीं बनाऊंगा, ऐसे हज़ारों चीज़ें करनी पड़ेंगी फिर। जब भी मेंस के लिए चल रहा है, प्रीलिम्स हो गया, प्रीलिम्स के बाद अब मेंस में मैं क्या करूँगा, सेम थिंग 30 मिनट्स में मैं आई विल सॉल्व 5 क्वेश्चन सॉल्व करने का देखूंगा। 15 क्वेश्चन मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो 2-3 जो है वो करने का सोचूंगा। कुछ वैल्यू एडेड अगर कुछ मिल रहा है डायग्राम में, खुद ब खुद बना के ये कर लूँगा। ठीक है, तो जितना भी मैं उसमें वैल्यू ऐड कर सकूँ ये कर लूँगा। तो ये मेरा रूटीन था। मेंस हो गया, तो मेंस के बाद मैंने 3-4 दिन, 1 हफ्ता पूरा छुट्टी करने के बाद आई स्टार्टेड विद द प्रिपरेशन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में क्या करता था, मैं ग्रुप बनाया है, उनके साथ डिस्कस करता था, करंट अफेयर्स पढ़ता था। मैंने अपना डैफ जो है वो अच्छे से उसके ऊपर मटेरियल मैंने क्या कर दिए, इकट्ठा कर दिए। तो सपोज़, तो मैं क्या कर देता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा। एक फ़ोल्डर बनाया था मैंने, उस फ़ोल्डर में मैंने क्या किया था कि जैसे कि मेरा हॉबी है क्रिकेट, तो क्रिकेट के लिए मैंने ऐसा एक फ़ोल्डर बनाया, और उसका जो भी कुछ जेरोक्स, फोटोस्टैट, जो भी कुछ मटेरियल है वो इकट्ठा मैंने रख दिया। गलती क्या हो जाता है, बहुत सारे लोग जो है मिक्सअप कर देते हैं सारा चीज़ें। तो सपोज़ मुझे रिवाइज़ करना है मेरा हॉबी, तो मैं सारा कुछ ये करता रहूँगा, क्या सारा चेक करता रहूँगा। जो मेडिकल साइंस मेरा ऑप्शनल का भी है, बाकी चीज़ भी है, महाराष्ट्र रिलेटेड इश्यूज़ भी है, ऐसे सारे सब मिक्सअप है, तो वो बहुत मिस हो जाता है। उसमें टाइम आपका बर्बाद भी हो जाता है। तो मैं क्या करूँगा, आई विल मेक अ फ़ोल्डर, उसमें लिखूँगा महाराष्ट्र इश्यूज़, तो एक फ़ोल्डर में सारा कुछ वहाँ कर दिया। ठीक है, होम टाउन जो है मेरा बारामती, उससे रिलेटेड जो भी कोई चीज़ है एक फ़ोल्डर बना दिया, वहाँ रख दिया। ठीक है, तो मैं वहीं से पढ़ूँगा, वो रिवाइज़ करूँगा, वहीं पे रख दूँगा। सो इंटरव्यू में इसके लिए, क्योंकि लास्ट का 1 हफ्ता उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो। ठीक है, सो सिस्टमिक वाइज आप क्या कर सको, फ़ोल्डर बनाओ, उसको ऐसे रखो। ठीक है, एंड दिस इज़ द थिंग, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि ऐसे रूटीन एक बना, वो फॉलोअप हो जाता है। पहले क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा दिक्कत आ जाएगा, 1-2 महीना थोड़ा आपको लगेगा कि रूटीन कैसे मैनेज करें नहीं करें, बट बाद में क्या हो जाता है, अब बहुत उससे ना एक रूटीन ना, एक पूरा डिसिप्लिन ही हो जाता है। यू स्टार्ट स्टडिंग अच्छे से, और आपका प्रीलिम्स हो जाता है तो यू गेट मोर कॉन्फिडेंट, मेंस हो जाता है तो और अच्छा लगता है, एंड देन यू गो फॉर द इंटरव्यू। सो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, आई थिंक मोस्ट ऑफ द जो भी चीज़ें हैं वो कवर कर दी है हमने। कमेंट्स में जो भी, चार्ट में जो भी कुछ चीज़ें लोगों ने क्वेश्चन में पूछे हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड। बट द थिंग इज़, आई वांटेड टू टेल यू दिस एक्स्ट्रा अबाउट योर हेल्थ। आप अपना हेल्थ मेंटेन कीजिए। जैसे कि मेरे अटेम्प्ट के वक्त रायपुर मेरा मेंस का सेंटर था, तो वहाँ पे आई नो वन कैंडिडेट, तो उनका अच्छा इतना प्रिपरेशन था, बट शी गॉट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया। ठीक है, तो उनको मेंस छोड़ना पड़ा। तो इतने साल का मेहनत बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, मतलब ये बहुत ही हार्डनिंग रहता है देखा जाए तो मतलब बुरा भी लगता है कि इतना प्रिपरेशन ही हो गया, बट आप उसको कुछ कर नहीं सकते।
तो अपना हेल्थ भी मेंटेन कीजिए। किसी का फ्रैक्चर हो गया था तो दे आर नॉट एबल टू राइट द क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर, तो इसका कुछ ये नहीं है। तो आपका हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द साइकोलॉजी। क्या हो जाता है लोगों का, जिनका सिलेक्शन होता है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिनका नहीं होता तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा लोग, एंड आई थिंक दे आर मोर वर्दी। जैसे कि 2-3 बार इंटरव्यू को जाके आए एंड इंटरव्यू सिलेक्शन नहीं हुआ, दैट मीन्स उनमें कुछ कमी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली यूपीसी इट इज़ द एग्ज़ाम, ये इसको डिफ़िकल्ट क्यों बोलते हैं? पेपर बहुत ईजी होता है, ठीक है, बट यहाँ पे लक भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जैसे मैं बोल दिया ना कि मुझे बहुत कुछ पता है और 2 क्वेश्चन ही मेरे 30 मार्क के छूट गए, तो 30 मार्क का क्वेश्चन छूट जाना मतलब यू आर आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन ओनली, ठीक है। तो ऐसा हो जाता है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो द थिंग इज़, इतना याद रखिए, यू हैव टू गिव योर 100%। 100% तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन ही इतना डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, तो 100% देना ही पड़ेगा। उसके बाद लक आता है। तो आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो रहे इस एग्ज़ाम में, तो आप ये बोल सकते हो कि मैंने मेरा 100% दे दिया, अब लक नहीं था, नसीब नहीं था, तो क्या कर सकते हैं। सो बी काइंड फॉर यू। कि कुछ लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, अरे नहीं मेरा यूपीसी ड्रीम था, और ऐसा कुछ है नहीं, यू हैव एम्पल ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ ऑल्सो, इसलिए आ जाता है प्लान बी। बट प्लान बी के लिए अभी नहीं सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, वन ऑफ द बेस्ट एग्ज़ाम्स इन द वर्ल्ड, और ये आपके सारे ड्रीम्स और जो भी कुछ है सॉल्व कर देगा। बट ये नहीं करेंगे और इसमें सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अनसक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, दे आर मोर सक्सेसफुल बाय देयर प्लान बी ऑल्सो। सो बी द स्ट्रैटेजिस्ट, क्योंकि लक भी है इसमें, बट लक उसी के लिए काम में आता है जो 100% देंगे। कोई ऐसे ही यहाँ वहाँ टाइम पास कर रहा है, घूम रहा है, मूवीज़ भी देख के टाइम बर्बाद कर रहा है और बोलेगा नहीं नहीं मेरे लक में होगा तब देखेंगे, ऐसा नहीं होता। यूपीसी में तो बिल्कुल नहीं होता। आपने कुछ स्टोरी सुनी होंगी ऐसी वैसी, बहुत ही लिमिटेड रहती है, या मतलब दे आर जस्ट चांसेस, दैट्स ऑल। तो मेरे हिसाब से बी ऑनेस्ट, एंड पढ़ना है तो क्वालिटी पढ़ो, और कैसे पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। एंड साइकोलॉजी के लिए मैं बताऊंगा, अवॉइड निगेटिव स्टफ जो भी है, निगेटिव पीपल, या ऐसे लोग जो मैंने बताया था, ग्रुप बन रहा है फिर बाद में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, पूरा प्रिपरेशन डिरेल हो रहा है, नहीं। या वो लोग कुछ भी निगेटिव आपको ये कर रहे हैं, टॉन्ट मारे यार तुम्हारा तो नहीं होगा या ऐसे, तो अब उनमें भिड़ते जाते हो, ऐसा नहीं। ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। आप जब तक प्रिपेयर कर रहे हो सब कुछ माफ़ है बाकी लोगों को, यू फोकस ऑन योर एग्ज़ाम, ठीक है, एंड आंसर देम बाय योर एक्शन, बाय योर रिजल्ट, ठीक है। तो ऐसा हर चीज़ में मिलेगा आपको, हर फील्ड में मिलेगा। अवॉइड नेगेटिव स्टफ, अवॉइड नेगेटिव पीपल, एंड बी पॉजिटिव, बी कॉन्फिडेंट। क्योंकि क्या है, यूपीसी बोलते हैं प्रोसेस है, प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, एंड द इंटरव्यू होगा। सो अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ में दिया जा रहा है, पूरा उनका वेलफेयर लोगों का ये, तो वहाँ ऐसा ऑफिसर चाहिए जो खुद को भी कंट्रोल करे और बाकी लोगों को के लॉ एंड ऑर्डर हो, जो भी हो, ओके, एसपी हो गए, डीएम हो गए, एनीथिंग, सो दे हैव टू कंट्रोल दिस थिंग्स। सो इसलिए प्रोसेस है। प्रीलिम्स में अगर आप कैसे भी लकी होके पास होके आगे, तो मेंस में आप अटक जाओगे, मेंस में भी कैसे भी आगे, तो इंटरव्यू में आपको अटक, मतलब दिस इज़ द फिल्टर प्रोसेस। तो इतना कुछ क्रॉस करके आ रहे हो ना, तो बी कॉन्फिडेंट, यू हैव दैट मटेरियल, और आपके पास मतलब वो है वो चीज़ जिससे आप ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो जितना भी साल पढ़ना है वो पहले से डिसाइड कीजिए, 2-3 साल पढ़ना है, 4 साल पढ़ना है, उतना पढ़ लीजिए। वो होने के बाद यू कैन थिंक अबाउट द प्लान बी, ठीक है। सो यूपीएससी जैसे बोलते हैं, बहुत बार आपने सुना होगा, इट इज़ जस्ट एन करियर, इट इज़ अ जॉब, ठीक है। तो ड्रीम है, ये है, इट इज़ अ गुड थिंग, अच्छा है, बट नथिंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर लाइफ और योर हैप्पीनेस, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कोई जॉब मिला है और मैं उसमें हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन हूँ ही नहीं, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं है। फिर आप अपना 100% कभी नहीं दे पाओगे, ना ही खुद को जस्टिस दे पाओगे, ना ही उन लोगों को जिनके लिए आप ये जॉब कर रहे हो, ठीक है। सो मतलब डेवलप दैट पर्सनैलिटी। यूपीसी में ये हो जाता है कि आपका पर्सनैलिटी जो है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी, भले आप सिलेक्ट हो या ना हो, डेवलप दैट पॉजिटिव पर्सनैलिटी। आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा तो आप बाकी लोगों के लिए भी एक एग्जाम्पल बनो, और उनको मोटिवेट करो कि उनको लगे हाँ यार इसने यूपीसी किया था, सिलेक्शन भले ही नहीं हुआ, बट हिज एटीट्यूड इज़ लाइक एन ऑफिसर ओनली, ठीक है। तो ऑफिसर रह के ही आप बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए करते हो, ऐसा नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों को जानता हूँ, दे आर नॉट एन आईआरएस ऑफिसर या आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी मच मोर, ठीक है। जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में एक विलेजेस हैं जो मॉडल टाउन बन गए हैं, तो वहाँ के जो सरपंच हैं, तो ही इज़ नॉट एन ऑफिसर, बट ही हैज़ मेड दैट टाउन एज अ मॉडल टाउन, एंड दैट इज़ अ केस स्टडी फॉर मेनी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, बट
यूपीएससी बहुत ही ईजी बोलूँगा, मतलब इट इज़ अ डायरेक्ट वे जिससे आप सारी चीज़ें मतलब एक साथ हासिल कर सकते हो। दैट्स वाई इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। तो इससे जो भी है अच्छे से पढ़ें, 3-4 साल 5 साल आपको पढ़ना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया या 5वें अटेम्प्ट में हो गया, नोबडी केयर्स। अच्छे से पढ़ो, जो भी निगेटिव्स है उसको टारगेट करो, जो भी आपका जो भी कमी है उसको टारगेट करो, ग्रुप बनो, डिस्कशन में पार्ट ले लो, जो भी पॉजिटिव लोग हैं उनके साथ रहो, एंड बी हाईली मोटिवेटेड, नेवर फील डिप्रेस, यू आर गिविंग वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम एंड मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम ऑल्सो, ठीक है। सो बी रियलिस्टिक, इमोशनल नहीं होना है, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट यूपीएससी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी ऑन माई यूपीएससी दिस इंस्टाग्राम का जो भी मेरा अकाउंट है उस पर आप पूछ सकते हो। मेनी स्टूडेंट्स, मेनी एस्पिरेंट्स, दे आस्क मी ऑन दैट इंस्टाग्राम चैनल ओनली। सेकेंड चीज़, आई वॉन्ट टू थैंक यूपीएससी टाइम्स जो जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, एंड आई थिंक दे आर मतलब दे आर टेकिंग अ वेरी गुड इनिशिएटिव, सो दैट क्योंकि गाइडेंस जो है, हमारे जो एक्सपीरियंस है, दे आर वेरी कॉमन। हर कोई आपको मतलब लगभग यही चीज़ डिस्कस करता ही है। सो द गुड गाइडेंस इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपको कहीं से भी गाइडेंस मिल रहा है, तो अच्छा गाइडेंस मिल रहा है, तो यूज़ दिस एंड इम्प्लीमेंट इट, उसको एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स वाई द चैनल्स लाइक दिस यूपीएससी टाइम्स, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, एंड इसके वजह से आपको बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको। इट वॉज अ नाइस टाइम टू शेयर माई थाट्स एंड माई प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू यूपीएससी टाइम, एंड आप सबको जिन्होंने इतना टाइम निकाल के यू अटेंडेड दिस सेशन।